जो ग्लोबल समिट की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने आप में अद्भुत था। देश की जानी मानी हस्तियां वहां पे पहुंची, देश के प्रधानमंत्री थे, देश के वित्त मंत्री भी वहां पर पहुंचे, गणमान्य मंत्री भी थे वहां पे। सब ने अपनी अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री की बात सुनते ही थी, उन्होंने ये कहा कि हम देश की थर्ड इकॉनमी हो जाएंगे, वर्ल्ड की इकॉनमी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि थर्ड टर्म में हम आ रहे हैं, ऐसी बात भी उन्होंने रखी और साथ ही कुछ और अहम बातें रखी गई हैं। इसको हम धीरे धीरे कार्यक्रम में आज आपके सामने रखेंगे और इसका थोड़ा मतलब भी समझेंगे, सारी चीज़ें जानेंगे भी। तो एक ग्लोबल बिजनेस समिट जो नई दिल्ली में था वो पूरी तरह से संपन्न हुआ, अच्छे से संपन्न हुआ। इसकी सारी तस्वीरें लगातार हम आपके सामने रखते रहेंगे। खैर, इसके अलावा जो और मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ये है कि आज फिर से ग्लोबल मार्केट के हिसाब से आपको सपोर्ट मिल रहा है। आपको करीब 50-60 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है और एक गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहा है। अच्छी बात यह है कि लेवल्स के हिसाब से भी अपने आप को रोका हुआ है। हम 21,700 से सपोर्ट ले लेके बार बार 21,800 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो आज फिर से रेंज का मार्केट हो सकता है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं और मनीष आपके साथ बने रहेंगे अगले 2.5 घंटे। ट्रिगर्स स्क्रीन पे लेके आते हैं। ये 4 विंडो में हमने ट्रिगर्स को बांट दिया। आप अपनी स्क्रीन को चेक करेंगे तो आपको भी लग जाएगा कि कौन सी अहम ट्रिगर्स हैं जिसके साथ हम आज आगे बढ़ने जा रहे हैं। पहला तो ग्लोबल मार्केट्स ही है। हालांकि एशियन मार्केट्स में ज़्यादातर आज बाजार बंद हैं क्योंकि लूनर ईयर की छुट्टी वहाँ पे चलती है और कई देशों में तो बाकायदा 3-3, 4-4 दिन की छुट्टी होती है। तो इसलिए वहाँ से तो कुछ खास संकेत नहीं, लेकिन जो गिफ्ट निफ्टी यूएस या यूरोपियन बाजार से ले रहा है संकेत, वहाँ से पॉजिटिव है। दूसरा, डिविस लैब के कमज़ोर नंबर्स हैं। डिविस लैब के नंबर जब भी आते हैं ना तो आप समझ लीजिएगा कि 3 से 4%, 5% तक के स्विंग के लिए आपको तैयार होना होगा। हीरो, अरविंद के मिले जुले नंबर्स रहे हैं। आज कोल इंडिया, सेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के नंबर आएंगे। भारत फोर्ज के भी नंबर्स आज ही आ जाएंगे। इसका हमने प्रीव्यू तैयार किया हुआ है तो हम आपके सामने वो भी रखेंगे। साथ ही रिटेल महंगाई, हालांकि आरबीआई गवर्नर ने खुद ही क्लियर कर दिया था कि महंगाई को थोड़ा घटता हुआ देखते हैं और उनका मानना है 4% पे वो स्टिक रहेंगे। इस बार का जो अनुमान है सीपीआई का वो 5% का है। लग रहा है कि 5% का नंबर्स आ सकते हैं, जो कि कंफर्ट जोन है काफ़ी ज़्यादा आरबीआई का और इकोनॉमी का। ये 4 अहम ट्रिगर हैं जिस पे आज हम ज़्यादा चर्चा करने जा रहे हैं। मनीष, गुड मॉर्निंग डिम्पी। और सीधे तौर पे ट्रिगर्स तो हैं जिसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन जो विदेशी बाजार से संकेत देखने को मिले वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पे गिफ्ट निफ्टी में एक अच्छी मजबूती है और अमेरिकी बाजार देखिए ना, सीधे तौर पे तो वहाँ के जो 3 इंडेक्स है, चाहे वो डाउ जोन्स हो, नैस्डैक हो, S&P 5 इंडेक्स हो, तीनों में लगातार 5वें हफ्ते जो है तेज़ी देखने को मिली। और क्या बड़ी ट्रिगर्स है ग्लोबल मार्केट से समझते हैं हमारे सहयोगी विश्वमोहन के साथ। गुड मॉर्निंग विश्वमोहन। जिस तरीके से हम देख रहे हैं संकेत बेहतर देखने को मिल रहे हैं, थोड़े क्रूड में भी नरमी है, अमेरिकी बाजार अच्छे मजबूत हुए हैं, ओवरऑल क्या संकेत है? देखिए, अमेरिकी बाजारों को अगर देखेंगे तो पिछले 15 हफ्तों में 14 हफ्ते इनके लिए मजबूती भरे रहे हैं। वीकली बेसिस पे 14 हफ्ते इन्होंने लगातार पिछले 15 में तेजी दिखाई है। फ्राइडे के सत्र की सिर्फ अगर बात करें तो डाउ में मामूली कमजोरी थी, नैस्डैक जबरदस्त तेजी, करीब 200 अंकों की तेजी, 1.25% ऊपर बढ़कर बंद। S&P 500 पहली बार 5000 के हिस्टोरिकल मार्क के ऊपर बंद हुआ है, शानदार तेजी यहां पर देखी। अब आगे के लिए ट्रिगर क्या है, तो आगे अभी भी बाजार नतीजों को देख रहा है। इस हफ्ते भी S&P 500 के 61 कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। साथ ही फ्राइडे के सत्र में जो तेजी थी, एक और वजह थी, दिसंबर के जो महंगाई के नंबर्स थे उसको डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया, यानी महंगाई के नंबर जो पहले थे उससे कम किया गया है, यानी महंगाई कम हुई है। वो बाजार को पसंद आया। कल फिर से यूएस में रिटेल सीपीआई के नंबर आएंगे, रिटेल महंगाई के नंबर आएंगे, वो बाजार उस पर नजर रखेगा, फेड भी उस पर नजर रखेगा। फिर फेड के डिसीजन का आगे पता लगेगा कि उनका रुख आगे किस तरह का हो सकता है। तो कुल मिलाकर संकेत कहे तो बाजार के लिए अच्छे हैं। कई सारे डेटा इस हफ्ते आने वाले हैं जिसमें होलसेल महंगाई भी, रिटेल सेल्स, फैक्ट्री डेटा, घरों की बिक्री के नंबर, तमाम डेटा के बीच में सबसे अहम डेटा यूएस की रिटेल सीपीआई है। अन्य संकेतों की बात करें तो कच्चा तेल पिछले हफ्ते करीब 6% बढ़ गए थे दाम, आज हल्की नरमी दिख रही है, तो वहां से ठीक ठाक संकेत मिल रहे हैं। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड, इन दोनों में भी हल्की नरमी दिख रही है और गोल्ड यहां पर स्थिर है। कुल मिलाकर संकेत अच्छे हैं। एशियाई बाजार ज्यादातर इस हफ्ते बंद रहेंगे लूनर ईयर की वजह से। जापान का बाजार मजबूत है, जापान में आज भी तेजी दिख रही है। फ्राइडे के सत्र में 34 साल बाद 37,000 के ऊपर गया था, आज हल्की तेजी के साथ वहां पर कारोबार हो रहा है। तो कुल मिलाकर संकेत अच्छे हैं। संकेत अच्छे हैं तो सीधे तौर पे आज के ट्रेड में जो है कहीं ना कहीं हम अपने संकेतों पे चलेंगे। धन्यवाद विश्वमोहन तमाम जानकारी बताने के लिए। डिम्पी, जिस तरीके से हमने देखा बीते हफ्ते अगर आप देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी का अगर
एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए सीधे तौर पे 21,964 निफ्टी का हाई था और 21,629 लो था, जो हमने फ्राइडे को लो बनते हुए दिखा, यानी 335 अंकों का रेंज हमने पिछले हफ्ते देखा। अब बैंक निफ्टी देखें, वहाँ ज़्यादा बड़ा रेंज बनता हुआ दिखा। 46,181 का हाई था, लो जो था 44,859 का था, यानी 1,322 अंकों का हमने लो रेंज बनते हुए दिखा। वॉलेटिलिटी या रेंज के हिसाब से देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा देखने को मिला, तो इस पर मैं चर्चा करूंगा। शुरुआत में बड़े निवेशकों के साथ करना चाहता हूं। एफआईज और डीआईज के आंकड़ों में कुछ बदलाव होता हुआ दिखा है? मनीष जी, हुआ है बदलाव और 32% से 34% पे हो गए हैं। हालांकि ये कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं है, सिर्फ 2% का चेंज है। आप पिछले एक हफ्ते से सुन रहे होंगे मेरे को कि मैं 32 से 36% के बीच बीच में एफआईज के नंबर आपको बता रहा हूँ। 32 से 34, 34 से 36, 36 से वापस 34, कुछ ऐसे ही है। तो बाजार के अंदर हो क्या रहा है कि इस अर्निंग सीजन को जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा और जब तक इलेक्शंस की डेट नहीं आ रही है, एफआईज लग नहीं रहा कि बहुत अच्छे से खरीदना चाहते हैं। उन्होंने प्री बजट और पोस्ट बजट कुछ ज़्यादा बड़ा माल पोजीशंस के अंदर मार्केट के अंदर नहीं लिया। क्या वो बेच रहे हैं? वो बेच भी नहीं रहे। इसलिए आप जो देख पा रहे हैं ना कि आपने इसी बीच एफआईज ने बहुत बड़ा माल खरीदा नहीं, लेकिन 2 बार ऑल टाइम हाई टेस्ट कर लिया, लेकिन ऑल टाइम हाई को टिका के वापस आपको नीचे आ जाना पड़ रहा है। उसकी वजह यही है कि आप ऑल टाइम हाई को टेस्ट तो कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट कवरिंग एंड इधर उधर की डाटा से, लेकिन फिर उसके बाद जो कंटिन्यूटी इफेक्ट आता है वो गुम हो जाता है। इसलिए हम आपको बार बार बताते हैं कि बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट है, क्योंकि एफआईज का ठोक बजा के जिसे कहते हैं ना, बहुत जोर से मार्केट के अंदर आना, वो नहीं आ रहा है, वो थोड़ा सा कम है। तो इसलिए ये 34% का नंबर फेवर है, बाजार के लिए अच्छा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है। ऑलरेडी मैं आपको रेंज बता चुका हूँ। 15, 16 या 20 तक आते हुए आपको बाजार में समझ लेना चाहिए कि एफआईज वापस लौट के आएंगे, और अगर 70-75 के ऊपर जा रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि एफआईज बेचेंगे ज़रूर। तो अभी आप मिडल में हो, स्लाइटली पॉजिटिव हो, टिल्ट आपका थोड़ा पॉजिटिव है, तो मैं इसको थोड़ा फेवर में मानता हूँ। रही बात रिटेल की और डीआईज की, वहाँ पे किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, तो इसलिए मैं वहाँ पे भी कुछ खास नोटिस नहीं कर रहा हूँ। तौर पे तो एफआईज और डीआईज का नज़रिया, खासतौर पे एफआईज का नज़रिया सीधे तौर पे आप देखिए तो थोड़ा सा स्लाइट पॉजिटिव है, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा बदलाव होता हुआ नहीं दिखा है। मतलब खरीदारी अभी भी बची हुई है उनकी तरफ से, और खरीदारी आने की संभावना है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो अब सीधे तौर पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलग लेवल्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं निफ्टी के बारे में समझना चाहता हूँ। निफ्टी में जिनके तेजी के सौदे हैं वो क्या करें, और जिनको नए सौदे बनाने वो क्या करें? देखिए, बहुत सिंपल सा जवाब है। जिनके पास पोजीशंस हैं पहले से, देखिए हमने ना आपको मनीष जी 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर करवा रखी हैं। पहला तो बड़ा पैसा इस समय इंडेक्स में नहीं बनेगा। आपको सिर्फ 20% अपनी टोटल मनी इंडेक्स के अंदर लगानी है, 40% शेयर्स के अंदर लगानी है, 40% को कैश में रखना है। मैंने आपका पोर्टफोलियो भी डिज़ाइन करवा दिया, जो आप मार्केट के अंदर अगर पैसे के हिसाब से चल रहे हैं तो। अब जो 20% इंडेक्स के अंदर आ रहा है, तो अगर आपने पहले की पोजीशंस ले रखी है तो 21,700, 21,500 दो आपके स्टॉप लॉसेस के एरिया है। 21,700 आपका ब्रेक नहीं होता, 800 ब्रेक होने के बाद 700 का सपोर्ट मिल रहा है, और मैंने कई बार आपको बताया कि 700, 600, 500 हर 100 पॉइंट पे मार्केट के पास स्टॉप लॉस है। ये जो 21,500 उन लोगों को लगाना है जिनको टिल एक्सपायरी तक रखना है, 21,700 का उन लोगों को लगाना है जिनको सिर्फ 2-4 दिन के लिए रखना है। तो इसलिए मैंने दोनों स्टॉप लॉसेस दिए, 21,500 और 21,700। दोनों का टारगेट कॉमन है। 21,800 पहले टारगेट होगा, फिर 22,000 दूसरा टारगेट होगा। आप आज ये बात बोल सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी की बदौलत 21,800 तो पहले ही आ जाएगा, गैप के साथ ही खुल जाएगा, बहुत बढ़िया है। तो फिर आपके लिए 22,000 का टारगेट हो जाएगा। आपको लेवल से लड़ना नहीं है। आपके अगर फर्स्ट टारगेट गैप के साथ मिल रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, तो आपको दूसरे टारगेट के लिए टिक जाना है। फिर आपका जो पहला टारगेट होगा वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक, तो ये तो पुराने वालों के लिए बात हुई। अब जिनको नया खरीदना है, आज सोमवार का दिन, आज नया दिन है मार्केट के लिए, नया खरीदना चाहते हैं, उनको भी यही काम करना चाहिए। 20% पोजीशन लें, 10 लॉट लेना चाहते हैं 3 लॉट ही लें। उसके अंदर 21,500 का अगर आप डीप रखना चाहते हैं स्टॉप लॉस, तो ये रखना, छोटा रखना है 21,700 का स्टॉप लॉस रख लो। और उसके बाद आपका पहला टारगेट 21,800, ये गैप के साथ हो जाएगा, तो आप अपना पहला टारगेट अब 22,000 वो बना लो, तो आप इसमें टिके रह सकते हो। मैं फिर से बोलूँगा, 22,000 आते ही बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट कर लेना। तो ये आपके लिए सिंपल सा कंसेप्ट है। ज़्यादा बड़ी पोजीशन लेनी नहीं, ज़्यादा उछल उछल के मार्केट के अंदर आना नहीं। इंडाइसिस बहुत ही शांत है, रेंज के अंदर है, 15.5 का विक्स है, शेक करवा रहे हैं, तो इसलिए शेकिंग में आप फंसना नहीं, आपके पैसे खराब हो जाएंगे। सीधे तौर पे जो है, जब भी आपको मुनाफा मिले लेके निकलते चलिए, ये राय आती हुई तौर पे डिम्पी के तौर पे
लॉन्ग पोजीशन जो भी है तो 20% ज़्यादा नहीं बना है। 21,500 और 21,700 का आपको स्टॉप लॉस बना के चलना है सीधे तौर पे इस बाजार में। अब आते हैं जिन लोगों ने बैंक निफ्टी में डिम्पी मंदी की है या मंदी करना चाहते हैं, वो क्या करें? देखिए, हमने आपको बताया था कि 22,000 के ऊपर ही आपको मंदी करनी चाहिए। अगर आपके 22,000 के ऊपर की शॉर्ट पोजीशंस हैं तो आपका 21,800 या 21,500 तक के दो टारगेट होने चाहिए। 21,800 वाला तो आपका अचीव हो गया, 21,500 वाला आप लगा के रख लो अगर आपको लगता है। लेकिन किसी भी कंडीशन में 22,000 जैसे ही आपका लग जाए तो आप इसमें से सौदा बुक करके बाहर निकल जाओ। यानी कि आपने अगर 22,000 के ऊपर भी शॉर्ट किया तो यू आर स्टिल इन द प्रॉफिट। और मैंने कई बार कहा है कि दोनों तरफ के प्लेयर्स के कमाने का समय है, इस समय एक तरफा मार्केट नहीं है। इसलिए मैं ऑप्शंस वालों के लिए भी एक अलग से रणनीति बताता हूँ, आज ही बताऊंगा। तो आप 22,000 के अपना स्टॉप लॉस लगा के रखो। 22,000 कटता है, शॉर्ट वाले कृपा करके बाहर आ जाए। जो नया शॉर्ट करना चाहते हैं, जिन्होंने ठान रखा हमको शॉर्ट से ही पैसा कमाना है, हमने शॉर्ट ही करना है, तो 22,000 के ही ऊपर करें। वहां पर आपके ना कंफर्ट जोन ज्यादा है। क्यों मैं जाता हूं कंफर्ट जोन ज्यादा है? वहां पर आके ना बाजार बार बार रेजिस्टेंस लेता है और मल्टीपल रेजिस्टेंस एरियाज हैं। 5 बार मार्केट वहां से नीचे आ चुका है। अगर किसी को ट्रस्ट नहीं हो रहा तो चार्ट उठा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो आपका कंफर्ट फैक्टर, वो प्लेग्राउंड आपका है 22,000 के ऊपर शॉर्ट करने वालों का। उस केस में 22,200 का स्टॉप लॉस लगाओ, 21,800 का टारगेट लगा लेना। लेकिन फिलहाल इस समय शॉर्ट थोड़ा करने से बचना चाहिए। अगर आपने शॉर्ट कर रखा है तो 22,000 का स्टॉप लॉस लगा के बैठना चाहिए। ये निफ्टी पे सीधी सीधी सपाट सी रणनीति है। मैं फिर से बोलूंगा, मार्केट में टिल्ट थोड़ा तेजी का है, मंदी का टिल्ट नहीं। और अगर मंदी करते भी हो तो जल्दी जल्दी इंट्राडे प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाओ। आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताता हूं। एक दिन 800 पॉइंट टूटा था बैंक निफ्टी और अगले दिन ही 650 पॉइंट ऊपर हो गया था। तो आपके हाथ में क्या आया अगर आप BTST करके गए होगे तो इसलिए जो भी मिल रहा है इंट्राडे बुक करो, लीव द मार्केट कर दो। तो सीधे तौर पे आपके पास जो भी है मौका, उसमें सीधे इंट्राडे में पैसे बनाइए, जो निफ्टी लगातार करेगा। छोटे छोटे मुनाफा लेके चलिए। अगर शॉर्ट करते हैं तो 22,000 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। वैसे शॉर्ट करने से बचने की सलाह दे रहे हैं लगातार निफ्टी, लेकिन 22,000 का करना भी चाहते हैं तो 22,000 का स्टिक स्टॉप लॉस लगाइए निफ्टी पे। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। पिछले हफ्ते हमने बैंक निफ्टी में असली कमाल होता हुआ देखा, सबसे ज़्यादा वॉलिटिलिटी वहीं देखने को मिली थी निफ्टी। अगर किसी को बैंक निफ्टी में तेजी करनी है या तेजी के पोजिशन है, वो क्या करे? देखिए, बैंक निफ्टी आगे भी कमाल करेगा, आपको वॉलिटिलिटी ज्यादा रखवाएगा। हमने आपको 45,500 बताया था। देखिए, 45,500 टूटते ही उसने 700 पॉइंट का एक झटका लगा दिया और 44,800 को भी टेस्ट करके आ गया। और अगले ही दिन मार्केट ने फिर से 45,500 को रिकवर भी करके वहां पे अपने आप को लाके स्ट्रांगली खड़ा कर दिया। तो बैंक निफ्टी में दो चीजें बहुत ज्यादा है। पहला, एक तो विक्स की वजह से बहुत तेजी से ऊपर नीचे कर रहा है। दूसरा, इसका ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। ये 2 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी खुले हुए हैं और दोनों इंडाइसिस के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई है। शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, छोटे समय के लिए आती हैं। इसलिए मैं बोलूंगा ये 2 लाख शेयरों का जो OI है, ये बैंक निफ्टी को अभी भी डिस्टर्ब करेगा। बैंक निफ्टी को इतने बड़े OI के साथ काम करने की आदत नहीं है। उसको सिर्फ 1.5 लाख ओपन इंटरेस्ट सौदे को मैनेज करना आता है। लेकिन जैसे 2 लाख हो जाते हैं, वो अपनी रेंज को तोड़ फोड़ के ऊपर नीचे करने की उसकी कैपेसिटी हो जाती है। तो इसलिए बैंक निफ्टी में बोलूंगा स्लाइटली टिल्ट पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी ने थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस भी दिखाया निफ्टी के मुकाबले। ये कैचअप रैली में इस हफ्ते इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर जिनके पास ये पोजीशंस हैं, वो अपना टाइट स्टॉप लॉस लगाए। कौन सा स्टॉप लॉस लगाना है? वो है 45,300 का। ये मैं बता रहा हूं उन लोगों के लिए जिनके पास एक्सपायरी तक सौदा रखना है, क्योंकि आज गैप खुलेगा तो 45,500 का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आपका टारगेट क्या होगा? आपका टारगेट होगा 46,000। 46,000 के ऊपर अभी आप सोचो मत। 46,000 के ऊपर जैसे डाटा बनेगा फिर बात होगी। फिलहाल अपना टारगेट आप 46,000 बनाओ। 45,500 पहला स्टॉप लॉस लगाओ क्योंकि गैप मिल रहा है। दूसरा स्टॉप लॉस 45,300 का बनेगा। जिन्होंने आज लेना है जरूर ले, 20% तक की पोजीशंस ले। 45,500 और 45,300 उनके लिए भी वही स्टॉप लॉस है और उनका टारगेट भी वही है 46,000 का। तो आप ये ना देखिए मैं तो गैप के साथ खुल रहा हूं, मेरा भाई जो है पहले गैप के साथ नहीं खुला हुआ। भाई उसने रिस्क लिया, उसको रिवॉर्ड मिल रहा। आप रिस्क नहीं लेके आए, आपको थोड़ा कम रिवॉर्ड मिलेगा, बस इतना ही तो है। लेकिन पोजीशन मेरे को लग रहा है बैंक निफ्टी में रखनी चाहिए, 20% पोजीशन जरूर रखनी चाहिए और आपका पहला टारगेट 46,000 का होगा। ऑप्शंस के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं निफ्टी के और बैंक निफ्टी की, इंट्राडे करना। इंट्राडे के स्विंग अच्छे मिल रहे हैं और आप कोशिश करना एट द मनी कॉल पुट को पकड़ना, वहीं पे आपको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। आउट ऑफ द कॉल मनी, आउट ऑफ द पुट में जाके सौदा बनाने की जरूरत नहीं है, प्रीमियम्स गवा बैठेंगे। अगर राइटिंग आती है
तो दोनों को राइट करके भी पैसा कमाया सकता है, क्योंकि मार्केट ने भी रेंज का ब्रेकआउट और रेंज का ब्रेकडाउन दोनों नहीं किया है। तो सीधे तौर पे बैंक निफ्टी में आपको जिन लोगों ने तेजी के पोजीशन किए हैं उनके लिए 45,300 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर गैप अप खुलता है तो 45,500 का आपको स्टॉप लॉस लगाना। जो टारगेट होगा 45,800 होगा, 46,000 का भी टारगेट होगा। अब डिम्पी ने जो टारगेट बताया है ना, डंके के चोट जो लगातार करने के हमने जो बताया फ्राइडे को सब कुछ हुआ, क्या ये सही है? एक प्रोमो देखिए। बैंक निफ्टी में 44,800 का जो एरिया है ना, ये एक पुल बैक का एरिया हो सकता है, कमजोर पुल बैक हो, लेकिन एक पुल बैक का एरिया हो सकता है। तो 44,800 की मैं वेट करूंगा। अभी तो 986 है, मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूँ, मैं लेवल्स के साथ वेट करूंगा, आएंगे तो प्लस करूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। बैंक निफ्टी कुछ ऐसा ही है। आज 3 बड़े बैंक HDFC बैंक, ICICI और एक्सिस के कंबाइन एफर्ट से बाजार ने न केवल अपने आप को रोका निफ्टी बैंक ने, बल्कि डेज हाई पे भी आके खड़ा हो गया। तो डिम्पी जो लगातार बीते हफ्ते कर रहे थे ना, बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट, उसका मतलब यही था। दूसरा उन्होंने एक बात कही थी कुछ लेवल्स की, वो लेवल्स हमेशा याद रखें अपने दिमाग में। लेवल्स पे आए तो लीजिए, नहीं आए तो छोड़ दीजिए। और यही लगातार डिम्पी भी कह रहे हैं 45,300, 45,800 स्टॉप लॉस होगा और 46,000 तक का 45,300, 45,500 आपका स्टॉप लॉस होगा, 45,800 टारगेट होगा, 46,000 दूसरा टारगेट होता हुआ दिखेगा। डिम्पी किसी को अगर बिकवाली करनी हो या जिन्होंने बिकवाली के सौदे बना रखे हैं उनके लिए क्या राय होगी? देखिए, जिनके पास पुराने शॉर्ट पड़ा हुआ है बैंक निफ्टी का, तो उनको अपने प्रॉफिट्स को धीरे धीरे करके बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने आप को पक्का करेगा। 45,500 के ऊपर जितना आएगा वो अपने आप को पक्का करता जाएगा। तो इसलिए अपने स्टॉप लॉसेस कटवाने का समय आ गया है और बैंक निफ्टी में अपने टारगेट बुक कर लेना, पहला पॉइंट। तो जिनको फिर भी शॉर्ट करना है, उन्होंने ठान ही रखा है कि मेरे को बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है, तो कोशिश करो 46,000 के ऊपर जाके शॉर्ट करो, वहां पर आपका कंफर्ट ज्यादा है। जैसे मैंने आपको 22,000 के ऊपर जाके शॉर्ट करवाने की बात बोली है निफ्टी पे, तो इसलिए वहां पर आप शॉर्ट करेंगे तो आपका कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा। उस केस में 46,200 का स्टॉप लॉस लगाओ। सिर्फ 200 पॉइंट का कुल मिला के रिस्क रहेगा आपके पास, और आपके पास आने के लिए फिर से 45,500 आ सकता है टूट के बैंक निफ्टी, तो 500 पॉइंट आ जाएंगे आने के लिए। तो 500 पॉइंट वर्सेस 200 पॉइंट का गेम होगा। रेशियो काफी अच्छा है, लेकिन कोशिश करना 46,000 के ऊपर जाके शॉर्ट करना। लेवल्स के साथ के लिए मनीष जी मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, जब भी मार्केट रेंज का होगा लेवल्स को बहुत रिस्पेक्ट करेगा। जब भी मार्केट यूफोरिया का होगा, एक तरफा पागलपन होगा, तब लेवल्स का कोई मतलब नहीं होता, तब वो पागलपन कहीं भी जा सकता है। इसलिए जब तक मार्केट एक सुलझा हुआ है, रेंज को रिस्पेक्ट करता है, स्टॉप लॉस उसी जगह पे लेता है, टारगेट वहीं से घूमता है, तो फिर आपको लेवल्स के साथ ही चलना होगा। तो सीधे तौर पे निफ्टी बैंक पे ये राय आती है कि अगर आपने बिकवाली की है तो 46,200 का जो है आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। 46,000 का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 46,000 के ऊपर ही बिकवाली करने की सलाह है। 45,500 का लेकिन आपका इसमें लक्ष्य होगा। तो निफ्टी की बात हो गई, बैंक निफ्टी की बात हो गई, तेजी मंदी की तमाम बात हो गई, FIs की बात है। अब आपका पसंदीदा सेगमेंट जो डिम्पी हमेशा बताते हैं, शेयर के बारे में बताते हैं। एक शेयर जहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। पिछले हफ्ते उन्होंने जी की बात की थी, एक शानदार रैली देखने को मिली। एक बार चार्ट दिखा दिया जी का, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। उसके पहले यस बैंक की बात की तो वहाँ एक अच्छी मजबूती हमने देखी। उसके पहले सुबेक्स की बात की थी। लिस्ट काफ़ी लंबी है जिसमें डिम्पी ने तमाम जी देखिए दिन के ऊपर स्तर के आसपास बनता हुआ। यस बैंक का तो एक दिन का चार्ट मत दिखाइए, 4-5 दिनों का चार्ट दिखाइए तो समझ में आए क्या तेजी देखने को मिली है। डिम्पी, दबाव आपके ऊपर ज़्यादा है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, कौन सा शेयर होगा? मेरे को लग रहा है सीमेंट कंपनीज पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सारी के सारी सीमेंट कंपनीज अच्छे डाटा के हिसाब से बनी हुई हैं, और मैंने एक शेयर निकाला है, मैं अपनी स्क्रीन से शेयर कर देता हूं आपको। वो उस शेयर का नाम है ACC। आप इसको ध्यान में रखिएगा। इंडिया सीमेंट, ग्रासिम, अल्ट्रा, ACC आपने अगर ले रखा है ना, तो आप बिल्कुल लेके भी बैठ सकते हैं। ACC के अंदर एक नया ब्रेकआउट हुआ है। ये रेंज आप देख पा रहे होंगे, आपने अच्छे से नोटिस, मैंने अच्छे से नोटिस करा देता हूं। ये कंसोलिडेशन की रेंज थी, फिर फॉल हुआ, किसी तरह से डैमेज को कंट्रोल किया, और 50 दिन के एवरेज के बाद आप जो एक कैंडल देख पा रहे हैं ना, इसको हम बुलिश एनगल्फिंग कहते हैं। ये क्या करता है, एनगल्फ कर जाता है। जितनी भी मंदी है ना, उसको 3 डॉट्स में टूटा, 3 ही डॉट्स में कवर हो गया, और ना केवल कवर हुआ बल्कि इस कंसोलिडेशन वाले एरिया को भी उसने पार कर दिया। तो एक नया ब्रेकआउट ACC के अंदर मिला है। आप चाहें तो ACC का फायदा ले सकते हैं। और मैं सिर्फ ACC की बात नहीं बोलूंगा, मैं ग्रासिम, अल्ट्रा, इंडिया सीमेंट में सबकी बात बोलूंगा। अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के सीमेंट कंपनीज पे थोड़ा ध्यान रखिए। मेरे को लग रहा है कि सीमेंट कंपनीज थोड़ा मूव अच्छा देंगी आपको, क्योंकि इन सबकी कीमत बड़ी बड़ी है। कोई 2,000 का शेयर है, कोई 3,000 का शेयर है, तो इसलिए वॉल्यूम वगैरह अपने हिसाब से आप चेक कर लेना। मेरी तरफ से आज का ACC स्टॉक होगा। ACC का शेयर हो, कोई टारगेट आप बताएंगे डिम्पी यहाँ से
इसके लिए, या बस प्रॉफिट मिलने के देखिए निकल जाए? करीब 2600 के आसपास है। मेरा मानना है कि 2800 से लेके, ये 2800 से लेके 3000 तक आ जाना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस 2500 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आप पता करना चाहते हैं वित्तीय सलाहकारों से एक बार पता कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से 2500 या 2400 का एक स्टॉप लॉस बनेगा, 2800 से 3000 तक का टारगेट बनना चाहिए। तो सीधे तौर पे शेयर बाजार सबका अधिकार एक बहुत बड़ा कैंपेन इंडियन एक्सप्रेस लेके आ रहा है जल्द ही, और इसके बारे में तमाम डिटेल्स आप लगातार स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। आप नंबर से एक नंबर फ्लैश भी हो रहा है, वहाँ मिस कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम जो है या हमारी टीम जो है आपको कॉल करेंगे और आपके क्या सवाल है उसको नोट डाउन करेंगे, फिर हमारे जो जानकार होंगे वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ 3 जानकार जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सोनी पटनायक, जतिन केडिया और प्रशांत सावंत जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग आप सबको। सीधे तौर पे हम देख रहे हैं कि आज नया हफ्ता, अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। सोनी, निफ्टी, बैंक निफ्टी पे क्या रणनीति होनी चाहिए? जी गुड मॉर्निंग मनीषी डिम्पी जी, पैनलिस्ट एंड सारे दर्शकों को। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी काफी ऑल्टरनेट डेज में मूवमेंट दिखा रहा है। एक दिन मेरे ख्याल से कॉल राइटर्स बोल रहे हैं कि आज हमारा दिन है, एक दिन से हम पुट राइटर्स बोल रहे हैं। सो ऑप्शंस डेटा ऑल ओवर द प्लेस चल रहा है। एक काफी अग्रेसिव एडिशंस आपको ऑल्टरनेट डेज में देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक ब्रॉड रेंज में अभी भी है। 21,600, 22,000, 22,100 ये रेंज अभी भी मेंटेन कर रहा है। बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं नजर आया है। मेरे ख्याल से इसी रेंज में कंटिन्यू कर रहा है। 100 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकता है, गैप अप गैप डाउन के थ्रू से ही जहां जितना मूवमेंट मिल जाता है उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे आप अग्रेसिव शॉर्ट भी नहीं कर सकते, अग्रेसिव लॉन्ग्स भी नहीं कर सकते, बट रेंज प्ले आपके लिए अच्छा रहेगा। सो आप आई थिंक एक स्ट्रैटेजी के फॉर्म में भी कर सकते हैं जहां पे ये रेंज प्ले बेटर रहता है। अग्रेसिवली इंडेक्सेस पे अभी थोड़ा सा पोजीशंस मत लीजिए, थोड़ा सा अवॉइड करना मैं चाहूंगी जब तक रेंज के बाहर प्लेन आउट नहीं करता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थर्सडे को काफी नेगेटिव डेटा दिखा के गया था। फ्राइडे को हम देख रहे हैं कि ऑप्शन चेन काफी चेंज हो गया है। 45,000 पे काफी अच्छे से पुट एडिशंस हुई है। सो इमीडिएट बेसिस पे कोई कह सकता है कि आज के लिए 45,000 अगर होल्ड करता है सो हल्की सी बाउंस बैक यहाँ से आपको मिल सकती है। 46,000, 46,500 के रेंज में अभी भी वो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस बन रहा है। सो बहुत ज्यादा बड़ा रेंज है नहीं बैंक निफ्टी में। मैं इंतजार करना चाहूंगी जब तक 46,500 के ऊपर दोबारा नहीं निकलता है बैंक निफ्टी, तब तक कोई आउटलुक या बुलिश पॉजिटिव ट्रेड नहीं लेना चाहूंगी बैंक निफ्टी में। थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी यहाँ पे। अल्टीमेटली 46,500 के ऊपर ही थोड़ा सा वहां पे ट्रेंड रिवर्सल नजर आ सकती है। ये हल्की सी पुल बैक हो रहा है, बट बहुत ज्यादा भी कंफर्मेशन नहीं है। सो कॉशियस रहिए अभी भी इंडिसेस में, यही सलाह रहेगी। ठीक है, थोड़ा कॉशियस रहना है, थोड़े पोजीशंस कम रखना है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुए नहीं है, इसलिए रेंज में आपको ट्रेड करना है। और जो सबकी समरी है वो हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट वाले कंसेप्ट पे अभी आप काम कर सकते हैं। मोटा मोटी वही रेंज है, वही टारगेट्स है जो भी हमने आपके सामने शेयर किए हैं। सोनी भी उसी का ही बारे में बता रही है। जतिन केडिया, प्रशांत सावंत हमारे साथ हैं। प्रशांत सर नमस्ते। पहले आपसे मैं जरा आपकी ट्रेडिंग कॉल से कर रहा हूँ शुरुआत। अपने शेयर बताइए आप। जी गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे दो स्टॉक्स, दोनों ही सेम रणनीति। इस हफ्ते में ब्रेकआउट को चेज नहीं कर रहा हूँ, सपोर्ट से जो बाउंस हुए उनमें खरीदारी की राय देना चाहूंगा। फर्स्ट पिक होगी L&T। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा स्पॉट 3,280, 3280। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 3,425, 3425 से लेके 3450। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा बाउंस आ सकता है। अच्छे सपोर्ट से बाउंस हुआ है और यहाँ से बाइंग कंटिन्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट पिक होगा टाइटन, सेम पैटर्न, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 3535, 3535 स्पॉट। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 3750, 3750। तो L&T एंड टाइटन ये दो मेरी पिक्स होंगी इस हफ्ते के लिए। ठीक है, L&T और टाइटन आपकी दो कॉल्स हैं। दोनों के स्टॉप लॉस टारगेट हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिए। दोनों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दोनों ही शेयर 3-3 हज़ार रुपये के हैं, इसलिए वॉल्यूम अपने हिसाब से आप चेक करके रखना। टाइटन ठीक बंद हुआ हुआ शेयर है 1 से 1.25% ऊपर जाके, और L&T एक रेंज का शेयर है। तो 3425 उसका टारगेट है, टाइटन का 3700 प्लस का टारगेट है। जतिन भी हमारे साथ है। जतिन गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेड कौन से आज आपके? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारे जो शेखन रिसर्च टीम का व्यू है कि
बाई साइड की तरफ ही ट्रेड लेना चाहिए। हम 2 ट्रेड्स लेके आए हैं। जो पहला ट्रेड होगा वो वोडाफोन आइडिया पे होगा। तो वोडाफोन आइडिया में हमने देखा है कि एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट देने के बाद एक फिर से हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन का एक स्टार्ट हो गया है बनाना डेली चार्ट्स के ऊपर। तो मेरे को लगता है कि वोडाफोन आइडिया बाय करके चलना होगा। स्टॉप लॉस हमारे 14.40 के होंगे और टारगेट 18.5 के होंगे। जो सेकंड रिकमेंडेशन है वो एसआरएफ पे होगा। तो एसआरएफ में हमने देखा है कि एक शार्प फॉल हुआ है। उसके बाद वीकली चार्ट्स पे लास्ट वीक का एक कंसोलिडेशन एक इनसाइड बार की तरह फॉर्म हुआ है। मेरे को लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन है वो ऊपर की तरफ ब्रेक होगा। इसके लिए एसआरएफ में बाइंग की सलाह होगी। हमारे टारगेट्स 2415 के रहेंगे और हम स्टॉप लॉस 2240 के लगाएंगे। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि एसआरएफ, आप कह रहे हैं कि आइडिया। मैं आपको सही बात बताऊं, मेरे को आइडिया आपका बहुत ही बेहतरीन शेयर लगा। एक बार हमने पहले भी दिया था और आपको ध्यान होगा एक बार बसीन साहब भी इसके बारे में बोल के गए थे। 12 रुपये के आसपास का डिस्कशन हुआ था, तब ये 18 रुपये चला गया था। ये वापस 18.5 आ सकता है। ये बहुत ही बढ़िया पोजिशनड शेयर है। मैं आज जतिन की तरफ से मैं भी अपना थोड़ा इसमें वैल्यू एडिशन कर देता हूँ कि मेरे को भी वोडाफोन आइडिया इस लेवल पे बहुत वापस से पसंद है और मेरे को लग रहा है कि 18.5 आ जाना चाहिए, आएगा भी। तो देखते हैं 14 का एक स्टॉप लॉस आप रख लीजिएगा। वोडाफोन आइडिया, एसआरएफ हो गया, टाइटन लॉन्ग हो गया, एलएनटी लॉन्ग हो गया। 4 शेयर आपने अलग अलग सेक्टर्स के लिखे होंगे, नोटिस कर लिए होंगे। इस सारे के सारे ट्रेडिंग प्लेट्स घुमाते रहिएगा कि ताकि किसी से कुछ मिस हो जाए तो वो उनको दिख जाए। आगे बढ़ें, अब जरा सोनी पटनायक से उनके ट्रेड भी पता कर लेते हैं। सोनी, आपके शेयर कौन से आज के? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मेरा पहला शेयर रहेगा एसीसी में। एसीसी में बहुत ही अच्छे वीक चार्ट्स में अगर देखेंगे तो एक ब्रेकआउट नजर आया है। सो एसीसी का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 2550। अगर आपको हल्की सी डिप नजर आता है टुवर्ड्स 2600 तो आप वहां तक बाई कर सकते हैं अप टू डिक्लाइंस। टारगेट रहेगा 2700 2740। इसमें वीकली बेसिस पे हम देखेंगे या फ्राइडे के क्लोजिंग पे भी देखेंगे तो बहुत अग्रेसिव लॉन्ग बिल्टअप पोजीशन नजर आया है। करीबन 13% का लॉन्ग बिल्टअप पोजीशन है और डिलीवरी वॉल्यूम्स भी काफी हाई है। ऑलमोस्ट 376% का डिलीवरी वॉल्यूम्स ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। सो यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है ऑन चार्ट्स एंड डेरिवेटिव पैटर्न में। सो इसलिए पहला कॉल रहेगा एसीसी 2550 स्टॉप लॉस, 2700 2740 स्टॉप लॉस। दूसरा जो मेरा स्टॉक बिलियन फूड, जुबिलेंट फूड में एक यहाँ से एक नजर आ रहा है कि यहाँ से बाउंस कर सकता है। 471 का करीबन 2 बार उसने टेस्ट किया है बॉटम में। सो इसलिए स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 470। टारगेट रहेगा 520। जुबिलेंट फूड यहाँ से लग रहा है कि बाउंस करेगा एंड वो एक पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस की तरफ से भी कंफर्मेशन दे रहा है। सो यहाँ से इसलिए एक पैटर्न है ब्रेकआउट और एक दूसरा पैटर्न है ऑन द बाउंसिंग बैक। ठीक है, इंटरेस्टिंग। एसीसी तो सोनी आपके साथ हमारा शेयर मैच कर गया। हमने भी आज एसीसी ही जिक्र किया और हमको लग रहा है कि सीमेंट के अंदर पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रांग है और आपने अच्छा किया ये कि हमको एसीसी का शेयर दिया और उसका टारगेट भी दे दिया। मनीष जी भी मेरे से टारगेट पूछ रहे थे, हालांकि मैंने कैलकुलेट कर रखा था कि 200 रुपये तक आ जाएंगे, तो आपने 2740 तक का टारगेट दिया। यही टारगेट आप रखो सोनी ने जो दिए हैं और यही स्टॉप लॉस आप रखो 2550 का। रिस्क रोड काफ़ी अच्छा है एसीसी। और मेरे को आपका जुबिलेंट फूड वर्क भी काफ़ी पसंद आया शेयर और ये शेयर भी बढ़िया चल सकता है। तो मैं आपको बताऊं सोनी के दोनों शेयर एसीसी जुबिलेंट ये इंटरेस्टिंग है। जतिन का मेरे को आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इस शेयर पे ध्यान रखिए, 18.5 का टारगेट है। एसआरएफ भी चल सकता है, एक रिवेंज वाला शेयर है ये पुल बैक लेने में बहुत स्ट्रांग है, तो ये शेयर होगा। और 2 बढ़िया जिसे कहते हैं ना बढ़िया साफ सुथरी नीट एंड क्लीन कंपनीज वो आज आपको प्रशांत सावंत ने दे दी हैं। फर्स्ट इज टाइटन, सेकंड इज एलएनटी। एलएनटी थोड़ा कंसोलिडेशन का है, थोड़ा समय देना पड़ सकता है, लेकिन टाइटन एक अच्छा मूवर है, तो ये आपके लिए शेयर होंगे। तो 6 के 6 शेयर 3 एक्सपर्ट्स ने आपको दे दिए, आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे। इंडाइसिस का व्यू पॉइंट हमने क्लियर कर दिया आपके सामने, तो आपकी आज की सुबह की तैयारी हो गई है। 6 शेयर्स इंडाइसिस आपको पता लग गए। तैयारी अभी और भी कर लेते हैं जरा खबरों वाले शेयर्स के साथ और अर्निंग के साथ कि कौन कौन से अच्छे नंबर्स आए हैं। तो शरद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, शरद से शुरू करते हैं। शरद, आप जो बताना चाहे बता दीजिए, आपसे शुरुआत है। आप खबरों वाले शेयर्स बताना चाहे पहले वो बताइए, नहीं तो अर्निंग्स का बता दीजिए। और अर्निंग में ना स्कोर कार्ड जरूर दिखाइएगा कि किसके अच्छे हैं और किसके खराब हैं।
जी बिल्कुल। सबसे पहले जो है दो निफ्टी अर्निंग्स के बारे में हम लोग पता कर लेते हैं। हालांकि इनमें ज़्यादा मूवमेंट शायद एक्सपेक्ट नहीं रह सकता, क्योंकि ओएनजीसी के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और स्टॉक में भी हमें जो है तेज़ी देखने मिली है। इसके अलावा बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प के भी नंबर्स आए थे फ्राइडे में मार्केट आवर्स के बाद, जहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। और ओवरऑल अगर डिविडेंड की बात करें तो स्पेशल और इंटरिम डिविडेंड मिला के लगभग 100 रुपये का जो है एक अनाउंसमेंट आया है डिविडेंड का, तो ये भी जो है शेयर होल्डर्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। लेकिन जो एक्शन आया है वो स्मॉल कैप मिड कैप में आया है, जहाँ पे हमने चुनिंदा शेयर्स पकड़े हैं। यहाँ पे V2 रिटेल के शानदार नतीजे देखने मिले हैं। ऑफकोर्स नेट प्रॉफिट 150% ज़्यादा बढ़ा है और आगे जाते हुए मैनेजमेंट की कमेंट्री जो स्टोर एडिशन को लेके है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आइनॉक्स विंड के बारे में बात करते हैं। कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आ गई है और कंपनी के एग्जीक्यूशन में अच्छी स्ट्रेंथ है, स्पेशली जो बड़े वॉटेज वाले जो विंड टरबाइन होते हैं उसको लेके बहुत पॉजिटिव कमेंट्री देखने मिली है। वही एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स की बात करें तो यहाँ पे भी शानदार नतीजे देखने मिले हैं और मार्जिन्स में देखें तो लगभग 1000 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा देखने मिला है। और इम्पॉर्टेंटली जो उनकी कमेंट्री आई है हाइड्रोजन बिजनेस को लेके वो बहुत इंपॉर्टेंट है। औरोबिंदो फार्मा के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। हालांकि हम कह सकते हैं कि जो यूएस मार्केट है सिक्वेंशियली एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि जेवरेलिमिड इनकी जो एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है यूएस में उसकी कंट्रीब्यूशन अब कंपनी में आने लगी है। वही अगर बात करें टाटा पावर की तो थोड़े कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं, अनुमान से कम आए हैं, तो थोड़ी सी प्रेशर ज़रूर देखने मिल सकती है। हालांकि मार्जिन्स सपाट रहे हैं। डिविस लैब्स के भी कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं और चारों सेगमेंट्स में जो है उनके एबिडा, पैट, मार्जिन्स और रेवेन्यू चारों ही एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आए हैं। और आखिर में बंधन बैंक के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम और पैट जो है एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आया है। हालांकि एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आई है। तो हम कह सकते हैं बड़े दिग्गज कंपनीज जो मिड कैप या लार्ज कैप है उनमें जो है लार्जली आप कह सकते हैं वीक या इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए, लेकिन स्मॉल कैप में जो है बहुत अच्छे शानदार पिक्स भी हमें जो है देखने मिले हैं। तो ये 8 स्टॉक्स तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी जो है हमने पूरे जो स्टॉक्स के जो आए थे रिएक्शन, मतलब 50 से 60 स्टॉक्स के, तो उनके हमने इनलाइन कह सकते हैं, अनुमान से बेहतर, अनुमान से कमज़ोर से आप देख सकते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे जो है बड़ा नाम है जहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस आई है। वही हरिओम पाइप्स भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एम्बर एंटरप्राइजेज जो है वो थोड़े कमज़ोर नतीजे आए हैं। तो ये सारे जो कंपनीज़ हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मूवमेंट देखने मिल रहा है। ऑफकोर्स डॉम्स, अमृतार्जन, जुपिटर लाइफ, यथार्थ जैसे स्टॉक्स में भी आज अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। तो ये तो थे आपके अर्निंग्स वाले स्टॉक्स, हमने आपको सब बता दिए, आपने फ़ोटो भी आपने खींच लिया और आप जो है जब भी सोशल मीडिया में मिले या टीवी में मिले तो इसका भी रिकॉर्ड आप कर लीजिए। तो ये आपको सारा डिटेल आपको एक प्लेट में मिल जाएगा। लेकिन कुछ खबरों वाले शेयर्स हैं उन पे भी फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज़ आने वाला है फोकस पे। अब यहाँ पे जो है उनकी हैदराबाद प्लांट की एक इंस्पेक्शन हुई, रिपोर्ट आ गया, लेकिन कोई रेगुलेटरी एक्शन नहीं लिया गया है। एक टाइप से पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है, क्योंकि पहले फॉर्म 483 इसमें आया था तो उसमें स्टॉक में गिरावट देखने मिली थी। तो अभी जो है कोई एक्शन जो अनाउंस नहीं किया गया है, तो पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। ईजी ट्रिप की बात करें तो अयोध्या में जो है अपनी नई 5 स्टार होटल खोलेंगे, जहाँ पे 100 करोड़ का जो है टोटल निवेश होने वाला है। स्ट्राइड्स फार्मा, अमांसा होल्डिंग्स एफआई है, यहाँ पे 1.2% स्टेक की एक्विजिशन की है। वही नवीन फ्लोराइन में भी एलआईसी ने अपनी स्टेक 2% से बढ़ा के 7% कर दिया है। एमसीएक्स का इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है, कंपनी कह रही कि शॉर्टलिस्ट कर दें नए एमडी और सीईओ के नाम। आईआरसीटीसी इंटरेस्टिंगली अब पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस में घुस रही है। इसका मतलब अगर आपके पास आईआरसीटीसी का ऐप है तो आप टिकट बुक कर सकते हो उनके ही ऐप से, और वो पेमेंट गेटवे भी आईआरसीटीसी के थ्रू ही होगा। श्री रेणुका शुगर 250 करोड़ का क्यूआईपी की जो है मंजूरी मिल गई है। वही अनंतराज एक लग्जरी प्रोजेक्ट खोलेंगे गुरुग्राम में, जहाँ पे रेरा अप्रूवल्स आ गई हैं। और आखिर में कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम जो है अब पहली बार हाईटेक हाइड्रोजन सिलेंडर्स लॉन्च करेगा। तो बहुत सारे स्मॉल कैप स्पेस में न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं और ऑफकोर्स हमें 2.5 दिन के सारे न्यूज़, सारे अर्निंग्स आपके सामने हम लाए हैं। तो ये सारे स्टॉक्स में जो है आज एक्शन देखने मिल सकता है। तो ये कई सारे स्टॉक्स और खबरों वाले शेयर भी हैं और वैसे भी कंपनियों के हैं जिनके नतीजे आए हैं, उसके बारे में सीधे तौर पे शरद ने बताया। डिम्पी को एक बार फ्रेम पे लाइएगा, और शरद लगता है शरद जा चुके हैं क्या, दोनों को फ्रेम पे लाइए सीधे तौर पे। डिम्पी, जिस तरीके से आपने हमेशा आप कहते हो ना कि फ़ोटो खींचिए, शरद समान तौर पे ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आपका जो असर ये देखने लगा है कि अब शरद भी कहते हैं कि नहीं, फ़ोटो खींच के रखिए इसको, सोशल मीडिया पे ये वायरल होगा और आप काम कर सकते हैं। नहीं मनीष जी, वो अच्छा है ना, वो आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा, आपके पास सेव हो जाएगा। और मैं बताता हूँ ये ना ऐसे नहीं सेव होगा, आप इसकी फ़ोटो खींच के इसलिए रखना चाहिए, सिर्फ आज का दिन नहीं है,
अब आपको ना पूरी अर्निंग्स का रिपोर्ट कार्ड है। अब आप मेरे से पूछेंगे ना मेरे को 5 दिन पहले कौन सी कंपनीज के अच्छे नंबर आए थे, मैं 5 दिन पुराना जाऊंगा, फोटोशॉप अपना फोटो खोलूंगा और आपको दिखा दूंगा देखो ये अच्छे नंबर्स आए थे। तो इट्स अ काइंड ऑफ ना रिकॉर्ड, ये तो एक रिकॉर्ड है जो हम चाहते हैं कि आपके मोबाइल्स पे आ जाए तो आप कंपेयर भी कर पाए। इसलिए भी कह रहा था कि समान तौर पर ना शरद थोड़ा गंभीर होते हैं, लेकिन आपके समझाने का और आपकी बातों का असर है कि शरद भी जो है अब ये इस तरह का लाइटर नोट पे चीज़ें बता रहे हैं और समझा रहे हैं, ये अच्छी बात है। वैसे अशीषा के पास चलते हैं, अशीषा के पास भी जो है कई सारे ब्रोकेज हाउसेस की रिपोर्ट है। गुड मॉर्निंग अशीषा, कौन से ब्रोकेज हाउसेस की रिपोर्ट है, किसको अपग्रेड किया गया, किसको डाउनग्रेड किया गया? जी हाँ, सबसे पहले नतीजों के दम पर जो रिपोर्ट्स आई है उसकी बात करते हैं। तो डिवीज लेबोरेटरीज के नतीजे सैटरडे को आए थे, जिसके चलते कोटक ने रिपोर्ट निकाली है जहां उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है और 3025 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट रखा है। उनका मानना है कि जेनेरिक्स एपीआई बिजनेस में जो कमजोरी देखने को मिली तीसरी तिमाही में वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है और स्टॉक भी अभी काफ़ी एक्सपेंसिव है, जिसके चलते उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है। इसके अलावा एलआईसी के नतीजे पिछले हफ्ते आए थे और इस पर भी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। जेपी मॉर्गन ने एलआईसी को अपग्रेड किया है, खरीदारी की ओवरवेट की राय दी है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर अब 1340 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि नतीजे काफ़ी अच्छे थे तीसरी तिमाही में और उसके साथ ही साथ स्टॉक में जो मोमेंटम दिख रहा है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है, जिसके चलते उन्होंने 1340 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट एलआईसी पर दिया है। इसके अलावा थंगीमयल ज्वेलरी की बात करते हैं, रिसेंटली लिस्टेड एंटिटी है। इस पर एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है एक्वेरिस पर, जहां उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज, लॉन्ग की रेटिंग दी है और 1935 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है, रिटर्न ऑन एसेट्स भी इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज लॉन्ग की रेटिंग के साथ और 1935 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। इसके अलावा लास्ट में पावर फाइनेंस पीएफसी की भी बात करते हैं, इसके भी नतीजे आए थे पिछले हफ्ते, जिसके चलते सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर अब 550 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। दिसंबर की तिमाही दिसंबर के क्वार्टर के लोन ग्रोथ काफ़ी स्लगिश था, लेकिन अगले 2 साल के लिए आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है और उसके साथ ही साथ उसके पीयर आरईसी से कंपेयर करें तो स्टॉक 20% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, जिसके चलते उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 550 रुपीज़ प्रति शेयर का पीएफसी पर टारगेट दिया है। तो ये कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट जिस पे जो है आज असर देखने को मिला। तमाम शेयरों पे हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से जतिन केडिया है, प्रशांत सावंत है, इन तीनों मेहमानों से हम फटाफट से कुछ और शेयर्स जो हमने डिस्कस किए इस पे ट्रेडिंग कॉल्स में कन्वर्ट करवाते हैं। एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स EKC के नाम से कंपनी, जरा दिखाइए जरा स्क्रीन पर, उसके नंबर्स अच्छे आए लेकिन उससे पहले ही ये शेयर थोड़ा चला हुआ है, क्या और चल सकता है? प्रशांत जी एक बार जरा चेक करना, एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स ये चल सकता है क्या और नंबर्स ठीक लग रहे हैं? तो डिम्पी जी, ओवरऑल मुझे लगता है कि इस स्टॉक को एक इन्वेस्टमेंट के जैसा देखना चाहिए। करंटली मुझे लग रहा है कि ये 190-95 तक तो जा ही सकता है स्लोली एंड इवेंचुअली, बट इसमें जो बड़ी मूव आनी चाहिए वो 190 के ऊपर आएगी। तो जिनके पास पोजीशन है वो तो बने ही रहे, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रखिए 150-55 के बीच में, और जो खरीदना भी चाहते हैं वो भी स्टॉप लॉस से बाय करना थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में शुरू कीजिए, क्योंकि कैश स्टॉक है तो आप वो हिसाब से रिस्क मैनेज कर सकते हो। बट जैसा मैंने कहा, इसमें एक बड़ी मूव जो आएगी पोजिशनल, वो 190 के ऊपर आएगी। ठीक है, होल्ड भी करना है, बाय भी करना है, दोनों स्टैंप हमने लगा रखे हैं। जिनके पास पुराना पड़ा है वो होल्ड करें, जो नया लेना चाहते हैं 150 का एक स्टॉप लॉस लगा, 190 पहला टारगेट है, 190 के बाद और चलेगा, तो इसलिए 150 नंबर याद रखना है और एवरेस्ट कांटो को बाय या होल्ड की कैटेगरी में हमने डाल दिया है। आगे बढ़ते हैं, औरबिंदो फार्मा, इसके नंबर्स इनलाइन बताए जा रहे हैं। नंबर्स एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आइए। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहला मार्जिन सीधा 14 से 21 हुआ है, बता रहे हैं कि यूएस के अंदर उनको अच्छी सेल्स मिल रही है और भी बढ़िया काम होगा। उनका नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से बढ़ा है, करीब 90% के आसपास, तो ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सोनी एक बार आप जरा चेक करना, औरबिंदो फार्मा ट्रेड लेना है कि नहीं लेना? जी डिम्पी जी, औरो फार्मा में अगर हम देखेंगे लास्ट 3 डेज में एक 977 का लो मार्केट कंटिन्यूसली वहां से बाउंस करता है और क्लोजिंग उसका 1000 के ऊपर ही रहता है। इंट्राडे बेसिस में 977, क्लोजिंग बेसिस पे 1000 के ऊपर, एंड वो जो 1000 का लेवल है इनफैक्ट वो 100 EMA है उसका।
सो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट कीजिए, 1030 को अगर क्रॉस करता है तो थोड़ा सा बेटर कंफर्मेशन मिलेगा कि वहां से और टुवर्ड्स 1080 1100 रेंज को टेस्ट कर सकता है। अगर आपको लेना है तो इस रेंज का इंतजार कीजिए, 1030 के ऊपर ही आप इसको देख सकते हैं, वो 1100 का टारगेट जा सकता है। इन एनी वे यहाँ पे 1000 का ही आपका एक सपोर्ट ऑन क्लोजिंग बेसिस होल्ड करना चाहिए, क्योंकि वही एक लेवल है जो कि अभी बार बार डिफेंड हो रहा है। सो 1000 ऑन क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, 1000 ऑन क्लोजिंग हमको चाहिए। वैसे 1003 पे बंद हुआ है। आज नंबर्स का रिएक्शन एक बार और चेक करवा लेते हैं। अगर ये होता है तो फिलहाल हम इसको वेट एंड वॉच की कैटेगरी में डाल रहे हैं। ये स्टैंपिंग हम इसलिए लगवा रहे हैं। ई स्ट्रिप, जतिन एक बार जरा ये शेयर आप खोल लीजिएगा। ई स्ट्रिप, स्वाभाविक सी बात है, अयोध्या के अंदर सभी लोग अपना अपना बिजनेस चेक कर रहे हैं। इन्होंने कहा है हम तो होटल खोलेंगे। ये वैसे तो टिकटिंग की जुड़ी हुई कंपनी है, लेकिन ये होटल भी खोलना चाहती है। 100 करोड़ रुपया निवेश करना चाहते हैं और एक अयोध्या में होटल खोलेंगे। तो ई स्ट्रिप को जरा चेक कर लो। 51 रुपए की कंपनी है, क्या किया जाए इसमें? देखिए, इस्माइल ट्रिप की अगर जो मैं बात करूँ तो रिसेंटली हमने एक शार्प रनअप देखा है अराउंड 37 के लेवल से 54 के लेवल्स तक ये ऑलरेडी एक रनअप दे चुका है। मेरे को लगता है कि इसमें एक थोड़ा डिप आ सकता है अराउंड 48 टू 49 रुपीस के आसपास। अगर जो डिप आता है तो वहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, यहाँ पे उसका 20 डे एवरेज है। तो कल पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि 54 से 51 का एक थोड़ा करेक्शन ज़रूर देखने मिला था। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं अगर जो और कमज़ोरी आती है तो इसमें ऐड कर सकते हैं, या तो फिर फ्रेश बाय भी करना है तो अराउंड 48 से लेके 49 के ज़ोन में जभी भी आए डिप तो बाय करना चाहिए। इसमें मैं एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूँगा जो 45 के लेवल्स पे है। तो 45 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें जभी भी डिप आए तो लॉन्ग करा जा सकता है। ऊपर में इनिशियली जो टारगेट रहेंगे वो 54 के रहेंगे और उसके ऊपर 60 के रहेंगे। बसीन साहब इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसीन साहब नमस्ते, बहुत शुक्रिया समय फिर से देने के लिए। सर, अपने जो भी आपकी हिट कॉल्स हुई हैं उसके बारे में अगर जानकारी देना चाहते हैं पहले आप वो दे दीजिएगा, फिर बाद में नए शेयर्स भी बता दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको और सारे व्यूअर्स को। तो आपको मैंने ब्रिटानिया दिया था, वो कल का फ्राइडे का टॉप गेनर था। अभी भी मैं सोचता हूँ 5100 के ऊपर उसमें आपको 5150 मिल सकता है। थोड़े टाइम के लिए रखिए। आई थिंक इन एफएमसीजी ब्रिटानिया इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। मैंने आपको यूपीएल कहा था, आज भी मैं रीइटरेट करता हूँ, यूपीएल इज इन अ बाय जोन। क्योंकि एक तो चाइना शटडाउन से केमिकल और मेटल प्राइसेस विल राइज और जितना डी स्टॉकिंग होना था हो गया है। 450 रुपए पे इससे बढ़िया शेयर नहीं है। ये पीआई इंडस्ट्री, एसआरएफ, नवीन फ्लोरो, ये शेयरों की बास्केट बनाइए। फिर मत कहना मौका नहीं मिला। 21,800 पे बाकी बाजार महंगा हो सकता है लेकिन कुछ शेयर बहुत सस्ते। अरे उसमें तीसरा मैंने आपको दिलाया था इंडिया बुल 90 95 100 पे 125 का टारगेट था, 125 हो गया। डिप्पी जी 126 हो गया एक हफ्ते में। अब 150 का इंतजार कीजिए। 115 का आपका स्टॉप प्रॉफिट घर ले जाना मत भूलना। दूसरा मैंने आपको कहा था पराग मिल्क 210-15 वाला 270 बिक गया। 300 का टारगेट है नियर टर्म, लेकिन 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो करिए। और चौथा आपको कहा था SW सोलर 640 बिक गया। अब मेरा नया टारगेट 750 का है। 558 का आपका स्टॉप प्रॉफिट है। अब आपके लिए 3 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सर। गुड मॉर्निंग सर, मनीष बोल रहा हूँ। हाँ जी मनीष जी, गुड मॉर्निंग। मनीष जी, ईटी स्वदेश देखेंगे तो पैसा कमाएंगे। बिल्कुल, आप समझ गए। जो आपको कॉल दे रहे हैं, कोशिश हमारी यही है कि इन्वेस्टर कमाए। हमारा यही आपके लिए महत्व है कि एक कॉन्फिडेंस लेवल दीजिए और पार्टिसिपेशन करिए। पार्टिसिपेशन करेंगे तभी आप पीएसयूज में ऐसा पैसा बनाएंगे और जो आपको सेलेक्ट स्टॉक्स दे रहे हैं। तो मनीष जी, आज का पहला पिक है पीआई इंडस्ट्री। मैंने जैसे आपको कहा, स्पेशलिटी केमिकल, एग्रो केमिकल, these businesses have bottomed out. Read my lips. आपको ये शेयर के भाव दिखेंगे नहीं। यूपीएल, एसआरएफ, आरती इंडस्ट्री, नवीन फ्लोरो, पीआई इंडस्ट्री, ये पेडिग्री स्टॉक्स है, इन जैसा बिजनेस है नहीं। और जो डी स्टॉकिंग और पर्टिकुलरली यूपीएल के लिए एक अर्जेंटीना का वन ऑफ लॉस था
ऑफ ट्रेजरी एंड करेंसी वो भी प्राइस इन हो चुका है. Now these stocks have very good room to improve and get re-rated over the next 2 quarters. पहला पीआई इंडस्ट्री 3465 में लीजिए, 3400 का स्टॉप लॉस, 3650 का स्टॉप टारगेट. दूसरा मैं सोचता हूं, मैंने फ्राइडे थर्सडे को कहा था आपको, लार्ज कैप पीएसयू बैंक्स, लार्ज कैप प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस. आईसीआईसीआई लीजिए 1007-10 में 990 का स्टॉप लॉस, 1075 का टारगेट. आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस में सिप करेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे. और तीसरा एमएनएम, कल आप में इसमें अच्छा डिप मिला. मेरे को लगता है ट्रैक्टर सेल्स एस्कॉर्ट्स के कमाए, लेकिन मारा एमएनएम को. एमएनएम की एसयूवी सेल्स रिकॉर्ड आएगी. इसके नंबर्स हैं मेरे ख्याल 24 तारीख को. 1640 रुपए में लेने की चेष्टा कीजिए. 1610 का स्टॉप लॉस, 1750 का इसका न्यू हाई है, 1750 तक ये जाएगा. दीज आर 3 क्वालिटी स्टॉक्स जो आपको लेने चाहिए. तो संजीव सर की तरफ से 3 शेयर्स पीआई इंडस्ट्रीज खरीदारी करने की सलाह, 3650 का टारगेट होगा. इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक को पसंद आता है. और एक और दिग्गज ऑटो स्टॉक 1750 के टारगेट साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा में खरीदारी करने की सलाह है. संजीव सर, आपसे आखिरी सवाल एक होगा. सीधे तौर पर ना शेयर बाजार के तौर पर अगर देखते हैं जब भी, तो आप उन चुनिंदा चेहरों में जिनको देख के लोगों को भरोसा बढ़ता है, उनको लगता है कि संजीव सर कुछ बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं और एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा. इसीलिए जो है ना, एक स्वदेश से कैंपेन शुरू कर रहा है, शेयर बाजार सबका अधिकार, जैसा कि आपने देखा भी होगा लगातार, जिसमें हम लोग का मकसद है कि अगले 6 महीने 8 महीने में 1 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर शेयर बाजार में लाना है. सीधे तौर पर शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड में जिस तरीके से हम देख रहे ग्रोथ देखने को मिल रही है, आपका क्या कहना है सर इस कैंपेन को लेकर? अरे सर 100%. देखिए, शुक्रवार को ग्लोबल बिजनेस समिट था. अब हम तो सब देखते हैं मोदी जी को, और मोदी जी कह रहे हैं कि अगले 5 साल में नंबर 3 माने $10 ट्रिलियन की मार्केट कैप. अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं तो मेरे को क्या पूछना, आप अपने आप ही देख लीजिए. अगर आपका पैसा दुगना होएगा तो 1 करोड़ की मुहिम नहीं सर, इसको कर दीजिए 5 करोड़ की मुहिम. जितने लोग हैं अपने घर में, अपनी एज प्रोफाइल से बच्चे हैं, एज जिसकी एज लिमिट है, आप आरएम से लेकिन सिर्फ चालू करिए, क्योंकि शेयर बाजार सबका अधिकार आपका बिल्कुल 100% हिट होने वाला है. ठीक है भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. इस मुहिम में आपने भी अपना योगदान दिया, ये बात बताकर कि आप मिस्टर मोदी को सुन लीजिए, वहीं से आपको पता लग जाएगा. कॉल बैक कर सकते हैं, नंबर हमारे नीचे स्क्रीन पे चल रहा है. कॉल बैक करेंगे तो हम आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और ये अभियान में आप भी हिस्सेदार हो सकते हैं. भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए. पूरी सूची उन्होंने अपडेट भी कर दी, नए 3 शेयर भी बता दिए, पीआई इंडस्ट्रीज़, आईसीआईसीआई और एमएनएम. गौरांग सर भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं. एक खबर के साथ मैं शुरुआत करूंगा गौरांग सर के साथ. गौरांग सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए. सर, आईआरसीटीसी ये कह रहा है कि हम पेमेंट एग्रीगेटर भी बनना चाहते हैं. इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं बन सकते. डाटा तो है ना उनके पास, टेक्नोलॉजी भी है, टिकटिंग का काम भी कर चुके हैं. तो ये बिजनेस उनके लिए कितना ठीक है, सही सोच पर जा रहे हैं, ये शेयर को नए मुकाम पर लेके आ सकता है सर? धन्यवाद डिम्पी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से. तो इस कंपनी का जब आईपीओ आया था डिम्पी, तब हमने आईपीओ नोट द्वारा निवेश की राय दी थी. और केवल मात्र टिकटिंग नहीं करती है डिम्पी ये कंपनी, भारतीय रेल के लिए बहुत सारे अन्य काम भी करती है. और हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है कि जिस तरीके से एक प्राथमिकता के आधार पर ये कंपनी उभर करके आती है, जहां तक भारतीय रेल का सवाल है, और जिस प्रकार से और कारोबार में विस्तार योजनाएं करने की बात कर रहे हैं, और जो खबर आपने कही है, तो डेटा बैंक तो उनके पास बहुत सारा है, काफी बड़ा है. और मेरे ख्याल से अगर इस पहलू पर ये जमीनी स्तर पर काम करती है और आगे जा करके इनको अनुमति मिलती है रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज के तरफ से, तो मेरे ख्याल से एक नया कारोबार का दरवाजा खुल जाएगा इनके लिए. और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि काफी बेहतर योगदान यहाँ से आता हुआ दिखेगा, क्योंकि आज के तारीख में टेक्नोलॉजी और अपग्रेड्स यानी कि आधुनिकीकरण और विस्तार योजनाओं में नए कारोबार में जाने के लिए हर एक कंपनी प्रयास कर रही है, और सफलतापूर्वक उनको वहां पर कामयाबी मिल रही है. और एक बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी है जो भारतीय रेल से जुड़ी हुई है, आईआरसीटीसी. ठीक है, गौरांग सर ने भी लगा दिए मोहर के फैसला ठीक है, कंपनी का भाव बढ़ भी सकता है, ये कंपनी के हक में जा रहा है फैसला, तो इसलिए आईआरसीटीसी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए. टिपिकली पोर्टफोलियो शेयर है, आपके होना ही चाहिए, नहीं है तो अच्छी बात चेक कर लो,
थोड़े बहुत शेयर ज़रूर डाल लो। आगे बढ़ते हैं अनंत राज पे। गुरुग्राम में करीब 10 लाख वर्ग फुट का एक लग्जरी प्रोजेक्ट ये लेके आना चाहते हैं। टर्न अराउंड कर रही है कंपनी, गुड़गांव जैसी बड़ी मार्केट के अंदर है और वहाँ पे जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है हाथों हाथ बिकता है। 346 रुपये का है। प्रशांत जी जरा जल्दी से चेक करना, अनंत राज आज प्लस करना है, खबर मार्केट के अंदर आ चुकी है। तो डिम्पी जी ये एक रेंज ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है और अच्छी बात यह है कि ये 325-30 के जोन के ऊपर काफी वक्त से सस्टेन कर रहा है। जो 2 दिनों पहले के वॉल्यूम्स थे वो क्लियरली पॉपिंग आउट ऑफ द चार्ट जिसे कहते हैं, उस तरह के वॉल्यूम्स है। मुझे लग रहा है बिल्कुल इसको खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे 320 स्पॉट क्लोजिंग और यहाँ से जो फर्स्ट टारगेट आपको आना चाहिए वो होना चाहिए 385 385 से लेकर 400 के जोन के बीच। ठीक है, 320 का एक स्टॉप लॉस है, 400 रुपये तक का टारगेट है। अनंतराज भी आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो बाय की स्टैंप लगा दिया हमने। हम कोशिश करें जो भी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं उसको थोड़ा और ट्रांसपेरेंट और क्लियर विजन के साथ लेके आए। स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिएगा, 320 का एक स्टॉप लॉस है। नवीन फ्लोरो, जतिन एक बार जरा आप इस शेयर को खोल लो, नवीन के नाम से मिल जाएगा, नवीन फ्लोरिन के नाम से, क्योंकि आपने SRF भी दिया है और आज PI इंडस्ट्रीज भी सर ने दिया है, भसीन साहब ने भी। एक और एक केमिकल्स वाली कंपनी है LIC ने इसमें स्टेक बढ़ाया है नवीन फ्लोरिन में, ये 5 से 7% कर दिया है स्टेक। कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, एक बार जरा चेक करना आप चार्ट इसके। कि अगर जो मैं इसके डेली चार्ट देखूं तो ट्रेंड तो बिल्कुल ही नेगेटिव है। मेरे को लगता है कि शायद ये ओवरसोल्ड होने के कारण थोड़ा एक बम्प अप दिखा सकता है। लेकिन ये टेक्निकली अभी तो फिलहाल लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन ही कंटिन्यू हो रहा है। ऊपर में अगर जो बाउंस मैं देखूं तो अराउंड 3150 3120 के आसपास आ सकता है। लेकिन इसमें मैं एक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए ही प्ले करने की सलाह दूंगा, नहीं कि एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो ये रहा आते हुए सेतों पे नवीन फ्लोरिन पे। सोनी V2 रिटेल देखिए, जिस तरीके से नतीजे आए हैं, नतीजे काफ़ी बेहतर देखने को मिले। कंपनी का प्रॉफिट देखिए, उसमें करीब 167% का जंप देखने को मिला, मार्जिन में सुधार देखने को मिला है। शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। क्या रहा होगी V2 रिटेल पे? जी मनीष जी, यहाँ पे अगर हम चार्ट्स पे देखेंगे तो एक अच्छे सपोर्ट के साथ फ्राइडे को एक वहां से लो मार्क के ऊपर क्लोज दिया है, वो लेवल है 365। सो आगे जाके भी 365 एक अहम सपोर्ट आज माना जाएगा। ऊपर की तरफ उसका 400 पे रेजिस्टेंस है, अगर 400 को क्रॉस करता है तो उसके ऊपर आपको 420 430 के रेंज में भी नजर आ सकते हैं स्टॉक, और नीचे में 365 एक सपोर्ट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा फेवरेबल है नहीं, बट अगर आपको हल्की सी सपोर्ट के पास नजर आए तो आप वहां से देख सकते हैं। जब तक 365 होल्ड करता है 420 430 के रेंज पे डेफिनेटली टेस्ट कर सकता है, बट अगर 365 को ब्रेक करता है तो वहां से थोड़ी सी आपको प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आ सकती है अप टू लेवल्स ऑफ 350 320 के रेंज में पोजिशनली। सो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, 365 लेवल काफी क्रूशियल है, उसको वेट एंड वॉच कीजिए। होल्ड करता है तो आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ब्रेक करता है तो एग्जिट कर जाना चाहिए। तो ये रहा सीधे तौर पे V2 रिटेल पे। एक शेयर और देखिए, आइनॉक्स विंड, सीधे तौर पे जो नतीजे आए हैं ना, नतीजे काफ़ी बेहतर देखने को मिले हैं। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। ये शेयर भी देखिए ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर, हालांकि बीते 2 सत्रों में हमने थोड़ी मुनाफा वसूली देखी है, तो कह सकते हैं थोड़ा करेक्शन तो हो चुका है। नतीजे काफ़ी बेहतर हैं, तो क्या उम्मीद करें यहाँ से एक पुलबैक रैली देखने को मिलती है? तो ये रैली कितनी होती हुई दिख सकती है? यहाँ पे इनफैक्ट थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, RSI में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस हुआ है। सो मेरे ख्याल से आज के डे में अगर 500 को दोबारा ब्रेक करता है और उसके नीचे ट्रेड करता है कंटिन्यूसली तो आपको शायद 450 लेवल तक भी नजर आ सकता है। थोड़ा सा इसको वेट एंड वॉच कीजिए, या तो कॉशियसली इसको ट्रेड कीजिए। डिप्स में बेटर है, स्ट्रक्चरली अगर हम देखेंगे तो जितना आपको थोड़ी सी डिप मिले तो री एंटर करने के लिए चांसेस बेटर है, बट वो री एंट्री पोजीशन आपको 450 430 के रेंज में ही मिलेगा। सो अगर आपको वो रेंज मिलता है तो ही आप उसमें एंटर कर सकते हैं। 430 का उसका एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, 430 के पास से वो बाउंस कर सकता है। करंट लेवल से बाउंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये रहा सीधे तौर पे आइनॉक्स विंड पे। गौरांग सर, टाटा मोटर्स के नंबर्स देखे हैं क्या? थोड़े कमज़ोर देखने को मिले हैं। आपकी क्या रहा है, अगर थोड़ा नीचे आता है तो खरीदारी करनी चाहिए इस पे? जी आपको भी शुभ प्रभात हमारे तरफ से। मेरे ख्याल गुड से मॉर्निंग सर। किसी भी तरह की संकोच टाटा मोटर के शेयर में निवेश करने से आपको होना नहीं चाहिए। ऑटो क्षेत्र में अगर आप देखें तो कुछ समय पहले
ये एक अछूता स्टॉक जाना जाता था मनीष, आपको याद होगा 300 के नीचे दाम हुआ करते थे और कोई इसके करीब जाना नहीं चाहता था, बैलेंस शीट तक को हाथ लगाना नहीं चाहता था। और आज के तारीख में अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों और सालों में या तिमाहियों में ये सबसे चहीता और पसंदीदा स्टॉक उभर करके आया है। और वास्तविकता देखें तो एक आउट परफॉर्मेंस बाकी अन्य जो खिलाड़ी हैं ऑटो क्षेत्र में, खास करके चौपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में, तो ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे आया है क्योंकि हमने निरंतर 800 के पार जब यह गया तब से निरंतर ऊपर की तरफ के दायरे देखे। आंकड़ों में हमें तो कोई बड़ी निराशा नहीं लगी, एक आध कुछ कारण हो सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है मनीष जी कि मैनेजमेंट ने इस कंपनी की बैलेंस शीट को डेट फ्री बनाने की बात की है। और अगर आप ईवी सेगमेंट में देखें या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी देखें में, हाई एंड एसयूवी में देखें, कमर्शियल व्हीकल, जेएलआर जो कि लग्जरी ब्रांड हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, आने वाले समय में काफी अच्छा योगदान आएगा। यहाँ पर तो खरीदारी की राय है। तो ये राय सीधे तौर पे आते हुए टाटा मोटर्स की तरफ से हम 9 बज चुके हैं, प्री ओपन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन प्री ओपन के प्राइस सेटल होने दीजिए। चलते हैं अपने सहयोगी शरद दुबे के पास, जो 9 के नवरत्न लेके आते हैं। सोशल मीडिया पे कह सकते हैं सेगमेंट काफ़ी आपका हिट है। आज के लिए 9 के नवरत्न में कौन से शेयर बता रहे हैं? आज मैंने लार्जली स्मॉल कैप नंबर्स लिए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे अनाउंसमेंट्स आए हैं स्मॉल कैप के, तो आज जो हम ज़्यादा लार्ज कैप पे फोकस नहीं करेंगे, स्मॉल कैप पे करेंगे। बात करते हैं तो मिड कैप स्पेस और स्मॉल कैप स्पेस से आइनॉक्स विंड के नतीजे तीसरे तिमाही के बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है और इम्पॉर्टेंटली जो कमेंट्री आ रही है ओवरऑल ऑर्डर को लेके वो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। 15 गीगावाट का ऑर्डर का उनका टेंडरिंग है और ये पीएसयू ऑर्डर्स के अलावा है। इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि जो बड़े विंड टर्बाइन होते हैं उनके एग्जीक्यूशन में पिकअप देखने मिली है, तो इसके कारण जो है नंबर्स अच्छे आए हैं। एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स के भी नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिले हैं और दोनों ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही सेगमेंट में अच्छी मूवमेंट आई है। और ओवरऑल कंपनी की कमेंट्री स्पेशली हाइड्रोजन रिलेटेड प्रोडक्ट में बहुत बुलिश नज़रिया है। डॉम्स की बात करें, हाल ही में स्टेशनरी कंपनी है जो लिस्टेड हुई है, तीसरे तिमाही के नतीजे शानदार देखने मिले। और इसके अलावा 1 लाख स्क्वायर फीट का जो एक नया स्पेस है वो फर्स्ट क्वार्टर FY25 में शुरू होने वाला है और अभी तक जो है 2500 स्टोर्स को एडिशन भी किया गया है। V2 रिटेल ऑफकोर्स टियर 2 टियर 3 में इनका ज़्यादा प्रेजेंस है, लेकिन तीसरे तिमाही के नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं और स्टोर एडिशन में भी स्ट्रेंथ देखने मिला और 15 से लेके 20 नए स्टोर्स चौथे तिमाही में भी वो जो है ऐड करने वाले हैं। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम की इम्पॉर्टेंट लॉन्च हुई है जहाँ पे वो अब हाइड्रोजन के हाईटेक सिलेंडर्स के सेगमेंट में जाने वाले, तो इस न्यूज़ के कारण जो है स्टॉक में मोमेंटम आज देखने मिल सकता है। वही श्री रेणुका शुगर नंबर्स तो थोड़े से वीक आए थे, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 250 करोड़ रुपए का जो है ऐलान कर दिया है, कंपनी कैपिटल रेज होगी QIP के ज़रिए। तो ये हमारे 6 स्टॉक्स थे, लेकिन जो 7वां स्टॉक है वो MCX का है। नंबर्स लार्जली थोड़े वीक थे, लेकिन इम्पॉर्टेंटली कंपनी जो है सेबी को एक इम्पॉर्टेंट लेटर लिखी है जहाँ पे उन्होंने एक शॉर्टलिस्ट कर दिया कैंडिडेट्स को जो MD और CEO के पद के लिए जो है ओवरऑल अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैनेजरियल चेंज भी देखने मिल सकती है। एंड ऑफ कोर्स जो सॉफ्टवेयर की खर्ची वो दे रहे थे उसका भी इम्पैक्ट तीसरे तिमाही में देखने मिला है, लेकिन ये चौथे तिमाही में नहीं देखने मिलेगा। बिग बोल्ड ब्रोकरेज हमारा 8वां स्टॉक स्मॉल कैप स्पेस है, ज्वेलरी कंपनी है थंगामेल ज्वेलरी। यहाँ पे इक्वेरियस ने इनिशिएट किया है जो लॉन्ग रखा है और टारगेट प्राइस रखा है 1935 रुपीज़ पर शेयर, एक बड़ा टारगेट प्राइस रखा गया है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका जो SSG ग्रोथ है, जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होती है, उसमें हम अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है और रेवेन्यू में लगभग 27% का ग्रोथ अगले 3 साल में देखने मिल सकता है। तो ये 8 स्टॉक्स तो हमने बता दिए, लेकिन हमारा आखिरी स्टॉक है खबर, जिस पे जो है हमारा एक स्पेशलिटी सेगमेंट रहता है और यहाँ पे सिरमा SGS जो है फोकस में रहेगा। और यहाँ पे खबर ये है कि सीनियर पोजीशंस में जो है बड़े बड़े दिग्गज जो है आप कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ को लिया जा रहा है और इनको जो है अलग अलग वर्टिकल्स में डाला जा रहा है। इसका मतलब जो सीनियर पर्सन्स हैं जिनका टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है और बाहर के लोग हैं उन्हें हायर किया जा रहा है और इम्पॉर्टेंटली ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म मैकेंसी उनको भी हायर कर लिया गया है। अब इस चीज़ का मतलब ये है कि कंपनी जो आगे जाते हुए ग्रोथ और अपनी मैट्रिक्स को इम्प्रूव करने के लिए जो है पूरे मैनेजरियल लेवल सीनियर लेवल पे भी काम कर रही है। हालांकि तीसरे तिमाही के नतीजे थोड़े सपाट आए थे, लेकिन जो एग्जीक्यूशन में जो है डिले हुआ है अब उसका भरपाई 4th क्वार्टर में होगा, तो 4th क्वार्टर में नंबर स्ट्रॉन्ग भी दिखने वाले हैं। तो सिरमा SGS को भी अपने रडार में रखिएगा।
ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये सारे के सारे खबर वाले शेयर्स हमको एक साथ बताने के लिए। 9 के नवरत्न शेयर हैं ये, और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। अगर आपसे कोई मिस हो गया तो आपको जानकारी मिल जाएगी। 98 पॉइंट ऊपर अभी आपको लेवल्स दिख रहे होंगे निफ्टी के। फ्रीज हो जाएंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ शेयर्स और पता कर लेते हैं, हमारे मेहमान हमारी वेट कर रहे हैं। जायडस लाइफ साइंसेस बोफा यानी कि बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच की तरफ इससे एक रिपोर्ट आई है, और वो ये कह रहे हैं कि हम जायडस लाइफ साइंसेस पे अपने टारगेट को बढ़ा देते हैं 840। एक बार ज़रा सोनी आप इसको चेक करेंगे। ये जायडस लाइफ साइंसेस आपको ठीक लग रहा है क्या? जीडीपी जी, यहाँ पे हम देखेंगे तो फ्राइडे ऑब्वियसली उसका रिजल्ट का जो इम्पैक्ट था 760 770 के रेंज से एक सपोर्ट पकड़ते हुए बाउंस किया है। क्लोजिंग उसकी 800 के ऊपर ही हुई है, और वो इम्पोर्टेंट है। सो गोइंग फॉरवर्ड भी क्लोजिंग इसका अगर 800 के ऊपर रहता है तो यहाँ से डेफिनेटली 830 840 के रेंज में जा सकता है। बट क्लोजिंग बेसिस पे 800 के ऊपर ही आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ आप 830 840 टारगेट के लिए देख सकते हैं। ठीक है, डन। इसके अलावा एक दो शेयर और भी हैं, जरा उस पर डिस्कशन होगा, लेकिन उससे पहले शिवांगी शारदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके ट्रेड उनसे पता कर लेते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं। शिवांगी, बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आज आपने फिर से टाइम निकाला। जरा बताइए आपके आज के ट्रेड कौन से हैं, आपके सौदे कौन से हैं? वेरी गुड मॉर्निंग डिप्पी जी और सभी पैनल को। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत स्ट्रांग है। मार्केट ब्रेथ ओवरऑल हल्का सा ऑन द नेगेटिव साइड है, बट कुछ पॉकेट्स है सेक्टर्स और स्टॉक्स जो काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। उसमें से कुछ पीएसयू बैंक्स है, कुछ सीमेंट नेम्स है। तो यहाँ पे पहला प्रेफर्ड पिक मेरा रहेगा एसीसी पे। हम देख रहे हैं कि प्राइस वॉल्यूम सर्ज के साथ ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने। टेक्निकली काफी एक अच्छा हॉल्ट लेके स्टॉक अब वापस से एक्शन शुरू कर रहा है, तो यहाँ पे अपसाइड जो है वो काफी अच्छा नजर आते हुए दिख रहा है। वीक ऑन वीक बेसिस में हमने देखा है कि स्टॉक जो है परफॉर्म कर रहा है, पूरे सीमेंट स्पेस में आउट परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की राय रहेगी। 2730 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं, 2575 के एक स्टॉक के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा एसबीआई पे। यहाँ पीएसयू बैंकिंग नेम्स काफी परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, और बैंक निफ्टी को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड मेरा मानना है कि ये एसबीआई में रैली जो है वो बस शुरुआत हुई है। काफी एक अच्छा 3 दिनों से हमने देखा है कि यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम सर्ज है। कहीं भी छोटे भी डिक्लाइंस में इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे जाने चाहिए। 750 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 710 के एक स्टॉक को लगाते हुए। ठीक है, डन। शिवांगी की तरफ से आपने शेयर नोट कर लिए होंगे, इस पे बकायदा स्टैंप लगाइए। मेरे को आपका एसबीआई काफ़ी पसंद है, आप अभी भी कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि एसबीआई चल सकता है। गौरांग सर, ये एलआईसी पे भी एक रिपोर्ट आई है। एलआईसी आपको पता ही है कि देश के प्रधानमंत्री ने भी बकायदा सदन में इसके बारे में बोला, तो शेयर और चला। नंबर्स अच्छे आए, शेयर और चला। कंपनी अच्छी थी ही, थोड़ा आईपीओ के अंदर आगे पीछे हो गया तो और चला। अब जेपी मॉर्गन ये कह रहा है कि 1340 तक हो जाएगा सर। ये 1100 पे चल रहा है शेयर, इसका रिटर्न दिखा देंगे तो अब बहुत बढ़िया रहा है सर। ये हो जाएगा 1340? मैं एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछ रहा हूँ। आपकी अनुमति हो तो थोड़ा 30 सेकंड ज्यादा समय लूंगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए डिप्टी जी। सबसे सर पहले 40 सेकंड लीजिए, 40 सेकंड लीजिए सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो एक तुलना थी पिछले सरकार के 10 साल के कामकाज की, जहां तक सरकारी कंपनियों का सवाल है, और इस सरकार के 10 साल के कार्यकाल की, जहां तक पब्लिक सेक्टर का सवाल है। तो वो एक मात्र उदाहरण दे रहे थे, वो किसी प्रकार का सुझाव नहीं दे रहे थे डीपी। क्योंकि मैंने जब से प्रधानमंत्री जी ने कुछ सरकारी कंपनियों का नाम लिया है ऑन फ्लोर ऑफ हाउस, तब से मेरे ख्याल से ये जो अनौपचारिक गूगल व्हाट्सएप विश्वविद्यालय है, वहां पर बहुत सारे सुझाव लोग दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, स्टॉक मार्केट के प्रधानमंत्री नहीं है। ये स्पष्टीकरण आपके माध्यम के द्वारा आपके दर्शकों को और निवेशकों में मेहरबानी करके ऐसी कोई बातों पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई फंड मैनेजर नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री, जैसे मैं बताया, स्टॉक मार्केट के नहीं। आते हैं अब एलआईसी पर। एलआईसी का जब आईपीओ आया था, मेरे ख्याल से 900 के पार का फ्लोर था, 930 या 940 के आसपास का। तब भी हमने निवेश की राय दी थी लंबी अवधि के लिए, और जब से लिस्ट हुआ है तब से कई सालों तक ये अपने इश्यू प्राइस के नीचे रहा। बीमा सेक्टर में हमें एलआईसी के साथ साथ स्टेट एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और एचडीएफसी लाइफ पसंद आता है। और हमारी समझ और विचारधारा ये कहती है डीपी के
महामारी के बाद जो लोगों में पहले विचारधारा थी कि आप एक पॉलिसी ले लीजिए, टर्म पॉलिसी, जिससे आपको टैक्स में बचत हो जाएगी, वो अब परिवर्तन हुआ है। अब लोग पॉलिसी तो ले रहे हैं, बड़ी मात्रा के सम एश्योर्ड कर रहे हैं, जिससे जो इंश्योरेंस आउटगो है वो एक आमदनी के रूप में इंश्योरेंस कंपनी का बढ़ रहा है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा, ये 1500 के पार भी चला जा सकता है। तो सीधे तौर पे ये राय आते हुए गौरांग सर की तरफ से HDFC लाइफ, SBI लाइफ और LIC पे उनको पसंद आता है ये शेयर, लेकिन अब प्राइस फ्रीज हो चुके हैं आज के लिए जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के। डिम्पी से समझते हैं कि अब यहाँ से क्या करना चाहिए। सबसे पहले डिम्पी निफ्टी को देखिए 21,800 वही लेवल एग्जैक्ट इतनी एक्यूरेसी के साथ टारगेट वाले के लिए, स्टॉप लॉस वालों के लिए, सबके लिए जो 21,800 एक अहम लेवल था जिसकी आपने बात की, वहीं फ्रीज होता हुआ दिखा है। निफ्टी पे क्या करना चाहिए अब इस लेवल पे? देखिए 21,800 को जितना आप भगाएंगे उतना ऊपर जाएंगे, ये सिंपल सा एक कंसेप्ट आप मान के चलो। इसलिए पहले 10-15 मिनट 21,800 को देखने देते हैं कि कितना लेवल पकता है। मनीष जी आपको 2-3 चीज़ें नोटिस करवाता हूँ। पहला, जब भी जितना गैप हमको SGX निफ्टी दिखाता है ना, यानी गिफ्ट निफ्टी दिखाता है, उतने बड़े गैप के साथ हम ओपन नहीं हो रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये है, ये कॉज ऑफ अ कंसर्न भी है कि आप उतने गैप को रिफ्लेक्ट को नहीं करते हो। दूसरा, मेरे को आज स्क्रीन पे जब मैं टॉप गेनर्स की सूची चेक कर रहा हूँ ना, तो मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग काउंटर्स नहीं दिख रहे हैं, थोड़े डिफेंसिव काउंटर्स दिख रहे हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा वेट करूँगा, 21,800 के ऊपर थोड़ा पक जाने देंगे पहले 5-7 मिनट। बाजार में हैं ही आपके साथ, अगर कहीं भी समझ में आएगा तो रखेंगे, लेकिन आपका स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए 21,700 का, और 22,000 का टारगेट है। कोशिश करें सिर्फ 20% सौदा रखें, 21,700 का आज का स्टॉप लॉस लगा लें, 22,000 आज का टारगेट रख लें। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा 21,800 को थोड़ा पक्का हो जाने दो, फिर ही सौदा लेना। थोड़ा लेट हो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन पहले थोड़ा पक जाने दो, उसके बाद सौदा लेना। शॉर्ट करने वाले अभी थोड़ा शॉर्ट ना करें, थोड़ा रुक जाए, उनको भी पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। फ़ायदा क्या है 100 पॉइंट के लिए शॉर्ट करने का, कोई मतलब नहीं है। 21,700 के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। सीधे तौर पे निफ्टी पे आते हुए 21,800 के लेवल को थोड़ा और सेटल होने दीजिए। अगर यहाँ थोड़ी देर और टिकता है तो फिर आप तेजी के सौदे को लेके जा सकते हैं आगे की तरफ। बैंक निफ्टी डिम्टी, देखिए बैंक निफ्टी ने 45,500 के लेवल को क्रॉस किया हुआ है, और अगर आज भी आप देखें तो उसके ऊपर ही आके ओपन भी कर रहा है, तो अच्छा पॉइंट है। तो 45,500 के इर्द गिर्द जितना टिके रहेगा उतना अच्छा है। इसके पास ये पॉइंट्स में कुछ है नहीं खास गेन करने के लिए, सिर्फ 29 पॉइंट है, तो थोड़ा इसमें भी रुक जाओ। 45,500 के जितना ऊपर रहेगा उतनी प्रोबेबिलिटी हाई है कि पहला टारगेट 45,800 का लगेगा, फिर हम 46,000 की तरफ भी कूच करेंगे, लेकिन पहला टारगेट आपका 45,800 ही होगा सिर्फ आज के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको 45,300 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप लेना चाहते हो तो 10-20% ले लो आप माल, अदरवाइज नहीं तो कोशिश करो कि पहले थोड़ा फिक्स हो जाने दो, उसके बाद ही पोजीशन लेना। 45,500 के ऊपर टिका तो तेज होगा, 45,800 टारगेट होगा, 45,300 का स्टॉप लॉस लगाएं, 20% से ज़्यादा माल ना लें। तो ये रहा आते सीधे तौर पे कि 45,500 के ऊपर टिकने पे ही तेजी और बढ़ती हुई दिखेगी। वैसे आज देखिए कहीं ना कहीं जो है निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ी सी कह सकते हैं कि सुस्त शुरुआत की उम्मीद दिखी जा रही है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से थोड़ी मजबूती देखने को मिलेगी। कुछ स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में जहाँ मजबूती के साथ होता हुआ दिख रहा है। डॉक्टर रेड्डीज लैब देखिए वहाँ थोड़ी मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखिए जहाँ आज के ट्रेड में मजबूती देखो, स्ट्राइड्स फार्मा देखिए वहाँ थोड़ी मजबूती देखने को मिली है, बनते हुए दिख रहे हैं। पेटीएम में आज देखिए करीब 2.5% की मजबूती के साथ जो है खुलता हुआ दिख रहा है। एक और शेयर जी एंटरटेनमेंट देखिए करीब 1.5% की मजबूती के साथ प्री ओपन में संकेत दे रहा है कि वो खुलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखिए जहाँ पे आज के ट्रेड में मजबूती, यस बैंक में वापस से मजबूती बनती हुई दिख रही है, आज के ट्रेड में मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। तो डिम्पी ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें आज के ट्रेड में ओपनिंग ट्रेड में कहीं ना कहीं सीधे तौर पे मजबूती देखने को मिल रही है। हाँ कुछ इसमें से है, लेकिन आपको सीमेंट कंपनीज ऑलरेडी मिली हुई हैं आज, तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। मेहमानों को अपने साथ जोड़ लेते हैं और ओपनिंग का समय भी हो रहा है। मैं जल्दी से एक शेयर पता कर लेता हूँ शिवांगी से। शिवांगी, क्या आज सीमेंट कंपनीज पे आपका कोई ट्रेड है क्या? ACC 17 रुपये ऊपर खुल रहा है। कोई भी सीमेंट कंपनीज जो आपको ठीक लगती हो? जी बिल्कुल, सीमेंट स्पेस में एसीसी की हमने जिक्र की। स्टॉक काफी अच्छे से प्लेस्ड है। पॉलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट है डेली फ्रेम में। अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुए हैं यहाँ पे लॉन्ग साइड में, और स्टॉक ने एक हॉल्ट लेते हुए अब एक अच्छी तेजी दिखाई है। 25-25 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस बनते हुए दिखा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम इंटैक्ट रहे खरीदारी के मौके ढूंढें। ठीक है, डन।
तो एक बार आपको व्यू पॉइंट मिल गया। मार्केट खुलने को है, 45 सेकंड रह गए हैं बाजार खुलने की, तैयारी कीजिएगा जरा। आज मेरे को लग रहा है इंडाइसिस के लिए थोड़ा डल दिन रह सकता है, देखते हैं क्या होता है। हालांकि अपने सपोर्ट के ऊपर ही खोल रहा है, वो 45,500 और वो 21,800 के ऊपर। देखते हैं कितनी जल्दी ये गेन और कर पाते हैं। चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा अपने आप को। जी आज फिर से चल सकता है, 215 तक जाएगा, आप इसको थोड़ा एक बार नोटिस कर सकते हैं। कुछ और शेयर्स भी हमने आज डिस्कस किए हैं, उस पर भी देख लेते हैं क्या होता है 18 सेकंड बाद जब मार्केट खुलेगा। अच्छा, एक और पॉइंट, डॉक्टर रेड्डीज़ पे आज अच्छा मूव देखने को मिल सकता है और आज ये शुरुआत में टॉप गेनर भी बना हुआ है। इसके अलावा जो टॉप गेनर है उसमें यूपीएल है, हीरो मोटोकॉर्प है, नंबर्स के बाद इनलाइन नंबर्स हैं, और टेक महिंद्रा के नंबर्स, नंबर तो नहीं बोलूँगा कि आईटी का ये शेयर है, आधा % ऊपर खुल रहा है। एससीएल टेक भी आधा % ऊपर खुल रहा है। 1200 शेयर एडवांसेस के अंदर है, टिपिकली 1500 होने चाहिए थे, 200-300 शेयर थोड़े कम हैं। 21,800 को टिकाने की कोशिश कर रहा है। मैं फिर से बोलूँगा 21,800 के ऊपर आप बने रहते हैं। 21,700 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको, 22,000 तक का टारगेट रखना है, बट कंडीशन अप्लाइड है, 21,800 के ऊपर आपको समय निकालना होगा। अब इससे 10-15 पॉइंट की बढ़त रह गई है। मार्केट में बैंक निफ्टी 45,500 के ऊपर जितना बने रहेंगे उतना अच्छा है। पहले 5-7 मिनट दे दीजिएगा, फिर आते हैं। देखिए दोनों ही शेयर्स, दोनों ही इंडाइसेस ऑलमोस्ट अपनी शुरुआती बढ़त को गुम कर चुके हैं और पहला टिक उनका अब लाल निशान में आने को है। वेट कीजिएगा, शांति बनाए रखिएगा। इंडेक्स आज डल ट्रेड होगा, आज स्टॉक्स पे ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा, इंडेक्स में ज़्यादा दिमाग लगाने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। आ जाते हैं गेनर्स पे, डॉक्टर रेड्डीज़, यूपीएल, डिविस लैब, जरा स्क्रीन पे दिखाते जाइए। ये मार्केट के आज के टॉप गेनर हैं। फार्मास्यूटिकल्स का भी आज चलना बाजार के उतना हक में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आज फार्मा के अलावा एग्रेसिव शेयर्स नहीं है, तो फार्मा ने ही लीड ले लिया आज, तो ये थोड़ा चेक एंड बैलेंस होगा इंडाइसिस के अंदर और कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये कुछ एक शेयर्स निकल के आए। एससीएल टेक है आज, एलटीआई माइंडट्री है, कुछ आईटी के स्टॉक्स भी हैं, विप्रो भी आज ऊपर है। तो आज आईटी और फार्मा का स्टार्टिंग कॉम्बिनेशन अच्छा है। हो सकता है थोड़ी देर में हमारे मेहमान आपको जब ट्रेड देंगे तो आईटी और फार्मा में से ही आपको ज़्यादा ट्रेड दे, इसके लिए प्रिपेयर रहेगा। हिंडाल्को स्ट्रक्चरली मजबूत हुआ है, जेएसडब्ल्यू स्टील ऊपर है, टाटा स्टील ऊपर है, आज इन्होंने शुरुआत में मजबूती दिखा दी है। आते हैं टॉप लूजर्स पे, जो शेयर कमज़ोर हैं। हीरो मोटोकॉर्प शुरुआती बढ़त दिखाने के बाद पिट गया, ये शेयर नीचे चला गया 3%, ओएनजीसी 1.5%, एसबीआई आधा % नीचे है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर्स भी आधा % आज नीचे है, ब्रिटानिया भी आज आधा % नीचे है शुरुआत में। एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा ख़राब हुआ है। बढ़ने वाले जो एडवांसेस वाले शेयर्स हैं ना, वो ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं, और लेकिन डिक्लाइन स्पीड से बन रहा है, इसलिए आप देख पा रहे हैं निफ्टी वो 21,800 के ऊपर टिकाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसका टिकना बहुत ज़रूरी है। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फिर छोटे मझोले शेयर्स आपको मनीष जी एक बार बता देंगे और उनमें क्या करना है आप एक बार समझ लीजिएगा। डिविस लैब नंबर्स के बेसिस पर थोड़ा ऊपर, विप्रो, एससीएल टेक और इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये चारों आईटी के शुरुआत हैं जिनमें आधे से 1% तक की बढ़त है। ये आपके इंडेक्स को सिर्फ मैनेजमेंट के काम आ रहा है और कुछ नहीं। हीरो मोटोकॉर्प पोस्ट नंबर्स 2.5% नीचे है। पावर ग्रिड के अंदर प्रॉफिट बुकिंग, ओएनजीसी प्रॉफिट बुकिंग 2-2%, ये शेयर भी थोड़ा नीचे आके कामकाज कर रहे हैं। स्क्रीन बटी हुई है, 50-50 का रेशो है और मार्केट के अंदर भी आज डलनेस है इंडाइसिस के तौर पर। स्टॉक्स पे ध्यान रखेंगे, डिस्कशन अभी हम करना शुरू कर देंगे। मनीष जी फटाफट से 1 मिनट के अंदर आप बता दीजिए मिड कैप कैटेगरी के शेयर, फिर कॉल से लेना शुरू करेंगे। सीधे तौर पे वी2 रिटेल देखिए नतीजों के बाद आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती, 5% की मजबूती देखने को मिली, 400 के ऊपर ट्रेड करा। आइनॉक्स विंड देखिए वहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, नतीजों का असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम देखिए जिस तरीके से हाइड्रोजन कार को लेकर खबरें आ रही हैं, सिलेंडर को लेकर, उसके वजह से हम देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम में आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। राणे ग्रुप के शेयरों में आज के ट्रेड में देखिए खासतौर पर राणे मद्रास में हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिली, करीब 14% की मजबूती राणे मद्रास में आज के ट्रेड में देखने को मिली है। और ऑटो इंडस्ट्री में आप देखिए दूसरी कंपनी ऑटोला इंडस्ट्रीज, वहाँ मजबूती देखने को मिली। जिस तरीके से मर्जर की खबर है राणे ग्रुप में ना, राणे ग्रुप के तमाम शो, राणे होल्डिंग में देखिए वहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए लगातार कह सकते हैं कि ये इस हफ्ते इस शेयर में तेजी करीब 6% के आसपास की मजबूती मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिली आज के ट्रेड में। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखिए, बजाज हिंदुस्तान में वापस से आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली, 3-3.5% की मजबूती के साथ वहाँ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पे आज के ट्रेड में खासतौर पर मजबूती देखने को मिल रही है, कैनरा बैंक में हल्की सी मजबूती। इजी माई ट्रिप देखिए करीब 3.5% की मजबूती के साथ वो कारोबार कर रहा है, दिन के ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। जील में जैसा कि डिम्पी ने बताया और अच्छी मजबूती देखने को मिली है। तो ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स है डिम्पी खासतौर पर मिड कैप स्मॉल कैप में, जहां आज के ट्रेड में सीधे तौर पर मजबूती देखने को मिल रही है।
ठीक है, शुरुआत में आपको मिल गया, आप ओपनिंग के सौदे लेना शुरू करें। शिवांगी आपसे कर रहे हैं शुरुआत। आपने ओपनिंग का ट्रेड कौन सा ढूंढा, जरा वो बता दीजिए। जी बिल्कुल, मेरी नज़र अब ओलेक्ट्रा पे है। सिलेक्टिव ऑटो और स्पेस में काफ़ी एक अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। स्पेसिफिकली ये स्टॉक जो है पूरे बाजार में एक वोलेटिलिटी के बावजूद काफ़ी रेजिलिएंट रहा है। मंथली बेसिस पे हमने देखा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है। तो ये जो मूव है एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। स्टॉक में अच्छा एक्शन है। 2130 के टारगेट्स नेक्स्ट बनते हुए दिख रहे हैं, 2010 के एक स्टॉप को हम लगाते हुए। ठीक है, ओलेक्ट्रा ग्रीन आप कह रहे हैं कि बाय करना चाहिए। शिवांगी, आज अपने शुरुआत में एसबीआई लिया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एसबीआई में भी पोजीशंस ले सकते हैं ना? थोड़ा वीक खुला था आज वो। जी बिल्कुल, जैसे मैंने ज़िक्र भी किया था कि कोई भी छोटे डिक्लाइन्स में हम मौके ढूँढे खरीदारी के। आज हमने देखा है कि स्टॉक जो है 720 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस बाइंग देखने को मिल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग काउंटर है और पूरे सेक्टर का एक टेलमेंट दिखेगा। ठीक है, सोनी आपकी तरफ से आज का ओपनिंग का ट्रेड। जी डिम्पी जी, मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉवेल में 1100 स्टॉप लॉस, 1130 1135 टारगेट। ठीक है, मैकडॉवेल्स यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स आप कह रहे हैं कि एक बार प्लस करके रखना चाहिए। और ये शेयर्स के अंदर एक नई ऊर्जा सी आ गई है जब से ग्लोबल स्पिरिट्स के नंबर आए हैं। एक बार आप स्क्रीन पे ग्लोबल स्पिरिट्स भी दिखा सकते हैं। उसके नंबर्स के बाद एक तेज़ एकदम से मूवमेंट आया था। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक शिवानी ने दे दिया, एसबीआई उन्होंने कॉन्फिडेंस जताया, सोनी ने कहा यूनाइटेड स्पिरिट्स पे ध्यान रखिए। ये ग्लोबल स्पिरिट्स है, इस समय फ्लैट है, 4-5 रुपये थोड़ा नीचे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दो शेयर्स पे और आ जाते हैं। गुरांग सर, ये जी एंटरटेनमेंट पे कोई आपका टेक है क्या? कंपनी अच्छी है लेकिन लिटिगेशंस का मामला आपको मालूम ही है। अब तो डील भी खत्म हो गई है सर इनकी सोनी वाली। आप कुछ इस पे बात करना चाहेंगे? जी, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो विड्रॉल हुआ है अब ये निर्णायक तरीके से हो, क्योंकि स्टॉक ने खबरों पर ज्यादा रिएक्ट किया है, न कि नतीजों के आधार पर। और एक दुविधा में फंसे हुए हैं लोग, जी एंटरटेनमेंट के निवेशक, क्योंकि कुछ आरोप ये भी लगा था मैनेजमेंट के, जो जरूरत थी डिस्क्लोजर्स को लेकर के वो नहीं किया था। ये डील कॉल ऑफ हुई तब और उसके पहले एज डिस्क्लोजर जी एंटरटेनमेंट पर हमारे तरफ से बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। और एक मौका था निवेशकों के पूंजी में वृद्धि करने के लिए, अगर ये डील हो जाती तो। अब फिर से घूम फिर कर प्रश्न वहीं पर आकर के अटका है कि अब आगे क्या, और कारोबार को लेकर के किस प्रकार की रणनीति और विस्तार योजनाएं। तो थोड़ा मेरे ख्याल से धैर्य रखना पड़ेगा डिम्पी, अगर आप जी एंटरटेनमेंट में निवेश किया है तो, क्योंकि यहाँ से अब उभरने के लिए थोड़ा समय लगेगा। जिन्होंने भी ये डील होने वाली है उस आधार को मान करके निवेश किया होगा, वो हर एक उछाल में निकलने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण ऊपर तरफ के दायरे काफी सीमित हो जाएंगे। ठीक है, डन। यानी कि ऊपर इस तरह के थोड़े दायरे सीमित है, थोड़ा मुश्किल है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कंपनी को कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। नहीं तो छोटे मोटे पुल बैक फिर से फिजल आउट हो जाएंगे। 2.15 तक के टारगेट टेक्निकली बनते हैं जो हमने आपके सामने शेयर किए हुए हैं। 2.8 पे तो आ ही गया है। 14 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, कोशिश कर रहा है 21,800 के आसपास को रोकने की अपने। जैसे रुक जाएगा फिर देखेंगे। राहुल घोष इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा ओपनिंग के ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राहुल सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार जरा अपना ओपनिंग का ट्रेड बता दीजिए सर, आपने कौन से शेयर देखे हैं? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो इंडियन होटल्स आज इंट्राडे के लिए हम लॉन्ग कर सकते हैं एंड शॉर्ट टर्म के लिए भी लॉन्ग कर सकते हैं। 536 पे करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। 528 का स्टॉप लॉस रख के 550 का टारगेट रख सकते हैं। दूसरा जोमेटो, जो मैंने फ्राइडे को भी रेकमेंड किया था, जोमेटो अभी भी लॉन्ग किया जा सकता है। दोनों शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा लग रहा है जोमेटो, और इंट्राडे के लिए भी आप नोटिस करेंगे निफ्टी नेगेटिव है, जोमेटो स्ट्रांग है। वी कैन होल्ड फॉर अ टारगेट ऑफ 150 to 50। आप ये कह रहे हैं कि इंडियन होटल से एक बार ध्यान रखा जाए, इस पे एक इंट्राडे का स्ट्रांग मूव मिल सकता है। डन सर। तो इंडियन होटल्स पे हमने बाय के स्टैम्प भी लगा दिए, देखते हैं इसमें क्या होता है। अच्छा, एक दो शेयर राहुल जी मैं आपसे लगे हाथ फिर पता कर ही लेता हूँ, जब आपसे बातचीत हो ही रही है तो एक बार ज़रा आप इस शेयर को चेक कीजिए। तो फर्स्ट ये था HDFC,
क्या इसमें एक राउंड का SIP शुरू कर सकते हैं ना सर? SIP एक राउंड का, मैं 5 बार में पैसा लगाऊंगा, 100 रुपये लगाऊंगा, 20-20 रुपये करके, पहला 20 रुपये डाल दूं HDFC बैंक में। बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है उस बात पे। दो कारण की वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो आप SIP की बात करें और 1/5 ऑफ द अमाउंट ले रहे हैं, और जो पिछला लो है 1380 का, आप नोटिस करेंगे HDFC का लास्ट लो 1380 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो फर्स्ट ट्रांच तो डेफिनेटली लिया जा सकता है करंट लेवल पे भी। तो सीधे तौर पे अगर SIP शुरू करनी है तो HDFC बैंक में जो है पहली शुरुआत आप अब कर सकते हैं यहाँ इस लेवल पे। कुछ स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में, आरती इंडस्ट्रीज देखिए, सोनी दिन के ऊपर स्तर पे एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रहा है, F&O में टॉप गेनर बनता हुआ दिख रहा है। आरती इंडस्ट्रीज क्या राय होगी? जी, यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज 700 के ऊपर काफी अच्छे से सस्टेन कर सकता है टुवर्ड 720-730 रेंज, और नीचे में काफी नीचे का उसका सपोर्ट बनते जा रहा है। 670 का एक सपोर्ट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, बट ऑलरेडी जिन्होंने पोजीशन बना के रखी है वो 720 टारगेट 730 के रेंज में एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो वहां तक आप होल्ड कीजिए इसको डेफिनेटली। तौर पे अभी थोड़ी और मजबूती देखने को मिल सकती है। आज के ट्रेड में देखिए IT स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी है, विप्रो में मजबूती देखने को मिली है, SCL टेक देखिए वहाँ मजबूती देखने को मिली है। मुझे अगर IT स्टॉक्स में इस लेवल पे पिक करना हो शिवांगी, तो कोई शेयर आपको दिख रहा है क्या इस लेवल पे खरीदारी करने के लिए? जी बिल्कुल, IT पैक में मेरी नज़र मिड कैप IT स्पेस में है, तो यहाँ पे BSOP जो है वो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। हालांकि हम देख रहे हैं कि TCS और हैवी वेट्स बाकी जो है उसमें भी काफी एक अच्छा एक्शन जरूर देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजिंग एज कम्पेयर टू द मार्केट, बट यहाँ पे BSOP ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, यहाँ पे हम नजर डाल सकते हैं। स्टॉक जो है अभी हल्के सॉफ्टनेस में ओपन हुआ है, पर अच्छी बाइंग इंटरेस्ट है लोअर जोन्स पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो टारगेट्स है वो है 865 के अराउंड, और 820 के सपोर्ट को जो है हम ध्यान रखें। ये रहा सीधों पर बिरला सॉफ्टेक शेयर होगा जहां यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। अब दिखाइए लॉरेंस लैब, बीते 3 दिनों के गिरावट के बाद एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, 400 के ऊपर वापस से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सोनी क्या राय होगी लॉरेंस लैब पे? जी, यहाँ पे लॉरेंस लैब्स में अगर हम देखेंगे आज हल्की सी बाउंस बैक है, बट बहुत ज्यादा इसमें कंफर्मेशन है नहीं। 400 का रेजिस्टेंस है, सो आप इसको 405 के ऊपर ही देखिए। 420-425 रेंज पे जा सकता है। इमीडिएट बेसिस पे 390-395 के रेंज में सपोर्ट है। थोड़ा सा वेट कीजिए, मे बी अनदर हाफ एन आवर। 405 के ऊपर ही आप इसको देख सकते हैं। 420-425 टारगेट। तो ये राणे ग्रुप के शेयर में दिखा है आज के ट्रेड में शानदार रैली देखने को मिली है, चाहे वो राणे मद्रास हो, राणे होल्डिंग हो, सब में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। तमाम राणे ग्रुप के शेयर में दिखाई करीब 20% की मजबूती देखने को मिल रही है। राणे ग्रुप में से कोई शेयर आपको पसंद आ रहा है क्या? राणे मद्रास, राणे होल्डिंग में से कोई? सोनी जी, यहाँ पे आई जस्ट चेक, बहुत ज्यादा इसमें फॉलोअप है तो नहीं, बट राणे अगर हम देखेंगे राणे होल्डिंग्स पे, सो आज 100 EMA के सपोर्ट के साथ बाउंस कर रहा है। 1254 का हाई मार रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1210 का एक अच्छा सपोर्ट है। 1210 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। 1300 के तक आप उसको देख सकते हैं। 1300 पे आप उसके प्रॉफिट भी कर सकते हैं। शिवांगी, जल्दी से एक रियल्टी स्टॉक्स देखिए, अजमेरा रियल्टी आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। बीते 2-3 सत्रों से गिरावट थी, आज थोड़ा रिवर्सल होता हुआ दिखा। उसके पहले हमने देखा था एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली थी, जब 600 से यह शेयर बढ़ के 700 तक गया था, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अजमेरा रियल्टी क्या रहा है शिवांगी आपकी? जी बिल्कुल, रियलिटी स्पेस में अगर हम आज देखें तो मिड कैप जो रियलिटी है वो थोड़े बहुत हिट होते हुए दिख रहे हैं। DLF वगैरह स्टॉक्स जो है वो स्ट्रांग है, पर मेरी नजर यहाँ पे टूरिज्म में है। इंडियन होटल जो है वो काफी पॉजिटिव है। सॉरी, मैं सेक्टर पूरा चेंज कर रही हूँ, बट ये स्टॉक जो है काफी रेजिलेंट है, स्ट्रांगली खड़ा है, पूरे थीम के साथ भी काफी अच्छे वेल प्लेस्ड है। वीकली मंथली में अच्छा एक स्ट्रांग फॉलोअप भी है। तो यहाँ पे मेरी राय है, तो ये स्टॉक को जरूर नजर पे रखें, रडार पे रखें। ठीक है, 2-4 शेयर मैं आपको जरा नोटिस कराता हूँ। शिवांगी, आपने सुबह बताया था ओलेक्ट्रा ग्रीन इस समय करीब 5.5-4% ऊपर है। आपका टारगेट हो गया क्या? इसका टारगेट क्या था ओलेक्ट्रा का आपका? जी बिल्कुल, ओलेक्ट्रा में हम टारगेट्स देख रहे थे 2130 के आसपास का, वहां तक के लिए हम वेट कर सकते हैं।
स्टॉप लॉसेस जो है वो हायर जोन्स की तरफ ट्रेल कर सकते हैं। 2050 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें और ट्रेड को कैरी करें। ठीक है, डन। आपका वैसे 2100 वाला टारगेट अचीव हो गया। 2130 वाला आपका दूसरा टारगेट है, वो पेंडिंग है, वो सिर्फ 10 रुपये से छूटा हुआ है क्योंकि आज का हाई लगा है वो 2120 का लगा है। तो एक बार टारगेट हिट की प्लेट का आप चला दीजिए। फर्स्ट टारगेट अचीव है 2100 का जो शिवांगी सारदा ने दिया था। दूसरा टारगेट अपने बकायदा प्लेट में लिख दिया 2130 का। तो फर्स्ट टारगेट का टारगेट हिट चलाइए, दूसरा टारगेट आपको प्लेट में लिखा हुआ दिखेगा 2130 का। एक और शेयर मेरे को नोटिस करवाना है, आज सोनी ने हमारी हेल्प की उस शेयर को बताने में, वो था ACC। ये शेयर हो गया 2662 और हमने सुबह आपको ये शेयर नोटिस करवाया था कि आज ACC अच्छा चल सकता है, मार्केट रेंज में है लेकिन ACC बढ़िया चल रहा है। 2662 63 हो गया है। सोनी आपका 2700 का टारगेट है, वेट करें ना, आ जाएगा ना। ये 117 रुपये ऊपर हो चुका अभी। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, पोजिशनल बेसिस पे 2700 हो जाएगा। इंट्राडे में अगर किसको हल्की सी प्रॉफिट भी लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए, इनफैक्ट अपने कॉस्ट के ऊपर ही ले आइए। 2630 पे एक बार स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए और 2700 के लिए आप इसको वेट कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। वैसे तो 2700 तक का टारगेट है और हमने ये बात आपके सामने रखी थी, ना केवल ACC बल्कि और भी सीमेंट कंपनीज ऊपर आए। पर दिखाइए एक बार जरा ग्रासिम, दिखाइए एक बार जरा अंबुजा। आपको सारे के सारे शेयर्स बकायदा डेज हाई पे दिखेंगे क्योंकि जो पोजीशनिंग बनी है सीमेंट कंपनीज में बायर्स की वो काफ़ी स्ट्रांग थी, कल के डाटा से दिख रहा था। और आज ज़्यादातर शेयर आपको ऊपर है। आप एक छोटी कंपनी भी दिखा सकते हैं, स्टार सीमेंट, आप वो भी दिखाइए, वो भी ऊपर होगा। अंबुजा सीमेंट डेज हाई, ग्रासिम डेज हाई, ACC डेज हाई, स्टार सीमेंट डेज हाई। ये कुछ एक सौदे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। एक शेयर मेरे को और पता करना है जरा, वो मैं पता करता हूँ राहुल सर से। राहुल सर, पराग मिल्क ना संजीव सर ने दिया था 2-4 दिन पहले, एक बार जरा दिखाओ। पराग मिल्क वो 7.5 से 8% ऊपर है आज फिर से। तो हालांकि जिनका टाइम मिलता है तो प्रॉफिट भी अपना बुक करते चलना है। सर ये 300 की तरफ जा रहा है क्या ये शेयर? एक बार जरा चेक कर देना टेक्निकली। बिल्कुल सही कहा आपने, 300 की तरफ ही जा रहा है क्योंकि जो लास्ट रेजिस्टेंस था 275 पे वो भी टेक आउट हो गया है और एकदम अच्छे वॉल्यूम्स के साथ टेक आउट हुआ है। तो कोई बाधा ऐसे चार्ट्स में नहीं लग रहा है स्टॉक के ऊपर 300 तक जाने के लिए। ठीक है, 2 शेयर मेरे को और पता करने हैं, जरा मैं सर से पता करता हूँ, गौरांग सर से। गौरांग सर, ये LIC चल रहा है, साथ साथ ना एक और भी इंश्योरेंस देने वाली कंपनी है, इट्स एजेंट एक्चुअली, वो है पॉलिसी बाजार। वो शेयर भी करीब 1000 को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। सर एक बार आपका टेक चाहिए पॉलिसी बाजार पे, नंबर्स वगैरह सब कुछ ठीक ही दे रहा है अब तक तो ये कंपनी। एक बार आपका टेक चाहिए सर पॉलिसी बाजार। बीच में ध्यान है सरकार का एक रेगुलेशन आ रहा था कि वो कुछ एक ऐसे एग्रीगेटर खुद बना देगी जिससे कि PB फिनटेक को उतना बेनिफिट नहीं होता। आपको भी ध्यान होगा, मैं उस एग्रीगेटर नाम भूल गया, क्या था, शायद आशा ऐसा कुछ नाम था कुछ, PB फिनटेक। सर एक बार इस पे आपका टेक चाहिए। तो कंपनी के ऊपर टिप्पणी करूंगा, विशेष रूप में खरीदारी बेचने की या बने रहने की टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। तो एक फायदा इन सब प्लेटफॉर्म्स का ये होता है डिम्पी कि आपके पास एक कंपनी के नहीं लेकिन भिन्न विभिन्न कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और आप फिर उनमें से चुन या पसंद कर सकते हैं आपको कौन सा चाहिए। निर्भर करेगा क्या इंश्योरेंस आपको ऑफर, प्रीमियम्स ऑफर होते हैं और क्या आपको समझ में आता है उसके आधार पर। अब सरकार की तरफ से मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में उतरने की काफी कुछ मंशा भी है और काफी कुछ बातें भी हमने सुनी है। और पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म्स को लेकर के आने वाले समय में सरकार मेरे ख्याल से कदम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, जिससे हो सकता है कुछ ऑलरेडी अनलिस्टेड लिस्टेड यूनिवर्स कंपनियों में थोड़ी बहुत अनिश्चितता का वातावरण हो, लेकिन ये निर्भर करेगा कि किस प्रकार से लोकप्रिय होता है और किस प्रकार से लोग इसके इस्तेमाल करते हैं। समय लगेगा क्योंकि PB फिनटेक जैसी कंपनियां काफी समय से एस्टैब्लिश्ड है और उनके पास काफी सारे सब्सक्राइबर्स या फिर उपभोक्ताएं हैं। नई कंपनी अगर आती है तो उसको समय लगता है अपने आप को एस्टैब्लिश करने में और साबित करने में कि वो कितनी सक्षम और मजबूत है।
ठीक है, कुछ कुछ और कंपनीज भी ऐसी हैं। एक बार मैं आपको एडवांस डिक्लाइन भी दिखा देता हूँ। एक बार जरा एफ एंड वाला एडवांस डिक्लाइन दिखाएंगे जिसमें फ्यूचर्स के शेयर लिखे होते हैं, कितने ऊपर कितने नीचे। देखिए मार्केट ना बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है अपना 21,800 को बचाने में। कामयाब हो गया तो 100 पॉइंट का रिटर्न देगा, नहीं कामयाब हुआ तो यहीं पर रुक जाएगा। 21,700 को भी तोड़ने की जल्दबाजी नहीं है। एक बार जरा वो वाली प्लेट दिखाएं जिसमें एडवांस डिक्लाइन होता है, फिर मैं राहुल सर से जरा 2-4 शेयर और पता करता हूँ। मेरे को बड़ी हैरानी है, अब तक आरती इंडस्ट्रीज़ को लेकर अभी तक किसी ने कोई नहीं कॉल दी। क्या बिल्डअप कमज़ोर है इसलिए? यस, देखिए ये 1:2 है, 67 113 है। ये 1:3 हो जाएगा ना तो मैं आपको बोलूँगा कि निफ्टी आप बाय कर लो आप। ठीक है, मैं आपको बोलूँगा निफ्टी बाय कर लो। 1:2 में बाजार सिर्फ ऐसे ही रहेगा, कोई खास बड़ा चेंज नहीं होगा। तो इसके अंदर एक रेंज में रह सकता है। आरती इंडस्ट्रीज़ 5% ऊपर है। राहुल सर एक बार आपके रिकमेंडेशन, इसमें ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं बन रहा इसलिए कॉल में कन्वर्ट नहीं हो रहा क्या? ये प्राइस एक्शन तो काफ़ी अच्छा है इसमें। बिल्कुल प्राइस एक्शन अच्छा है और चार्ट का स्ट्रक्चर बेहतरीन लग रहा है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है अपसाइड की तरफ, एक रीसेंट रेजिस्टेंस को भी पार कर चुका है अच्छा वॉल्यूम्स की तरफ। तो सारे इशारे लॉन्ग साइड की तरफ ही है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आता है अराउंड 670 लेवल्स को लेके फिर से एक बाई जोन है। तो ऑल पॉसिबल साइंस ऑफ पॉजिटिविटी ऑन द चार्ट, तो लॉन्ग जा सकते हैं। सुबह हमारा कॉल जोमेटो जो मैंने दिया था एक 15-20 मिनट पहले, वो भी अभी टारगेट अचीव हो गया है 152.5 का। ठीक है, डन। तो एक बार जोमेटो का भी टारगेट हिट लगा देते हैं हम सर। आपने जो जोमेटो दिया था उस जोमेटो का भी सर एक बार इंडियन होटल्स पे भी अपडेट दे दीजिएगा। इंडियन होटल्स का आपका अपडेट क्या है? एक बार आपके टारगेट वगैरह वहाँ पे कितने चल रहे हैं? जोमेटो का पहले टारगेट हिट चलाइए, फिर सर इंडियन होटल्स के बारे में बोलेंगे। जरा स्पीड से कीजिए पीसीआर। इंडियन होटल्स अभी भी उसी प्राइस पे है, 550 का टारगेट लग के चल सकते हैं। ठीक है, 550 सर। स्टॉप लॉस एक बार वापस से बता देंगे, स्टॉप लॉस क्या है? तो अराउंड 535 536 जो करंट मार्केट प्राइस है एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 522 का रख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप एंटर कर रहे हैं तो। ओके सर, ठीक है। एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से मार्केट में रेंज बरकरार है। निफ्टी बैंक भी स्ट्रगल कर रहा है कि वो भी थोड़ा हरे निशान में आ जाए, बट निफ्टी के अंदर थोड़ा ठीक है और ये पोजीशनिंग आपको यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। शिवांगी शारदा, एक क्वेश्चन आपसे ज़रा और भी है, एक बार ज़रा आप इसको भी चेक कीजिए, गॉडफ्रे फिलिप्स को। ये करीब 4% ऊपर है। पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ ये जो सिगरेट वाली कंपनी है ना काफ़ी अच्छा चल रही है। गॉडफ्रे फिलिप्स 2468 हो गया, 78 इनफैक्ट। एक बार जरा बताना कोई सौदा है या मिस हो गया हमसे ये? जी बिल्कुल, इस स्टॉक की अगर नेचर की हम बात करें तो काफी वॉलेटाइल हो रखा है पिछले 1-2 हफ्तों से। तो मेरी यहाँ मानना रहेगी कि हम अगर ट्रेड ले रहे हैं तो इंट्राडे स्विंग्स प्ले के प्रॉफिट बुक करते हुए ही हम आगे स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली मेंटेन करते रहें। स्टॉक में एक अच्छा पुल बैक मूव है। पिछले 4-5 दिनों के एक गिरावट के बाद स्टॉक अब आज अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखाते हुए दिख रहा है। पर मेरी मानना है कि ये काफी वॉलेटाइल है तो इसमें केयरफुल रहे हम। और नेक्स्ट जो अगर हम लेवल्स की बात करें यहाँ पे, तो करीबन मुझे यहाँ पे नेक्स्ट 2550 तक के नजर आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है शिवांगी, इस पे तो आपने हमको रिकमेंडेशन दिया। आपका इलेक्ट्रा भी एक बार टारगेट दूसरे वाला भी हिट हो गया। आज का जो हाई बना है 2134 का बना है। आपने हमको पहले 2100 पे नोटिस कराया, फिर मैंने आपसे नया टारगेट लिया 2130 का आपने नया टारगेट दिया, वो भी चलाओ टारगेट हिट। 2134 का आज नया हाई बना, ये वो प्लेट थी जो हमने आपको रिकॉल करवाने के लिए वापस से चला दी है। 2130 का नया टारगेट भी हिट हो गया। आज का हाई बना है 2134 का। शिवांगी बहुत शुक्रिया, आपने जो आज ओपनिंग का ट्रेड हमको बताया इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, उसके दोनों टारगेट 2100 और 2130 हिट हुआ। ये शेयर 6% ऊपर है। माइंड इट, ये शेयर 6% ऊपर है। इसी तरह के कुछ एक बेहतरीन ट्रेड हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जोमेटो का भी टारगेट हिट हो चुका है और ये राहुल जी ने हमको दिया था। एक और शेयर है मेरी लिस्ट में, वो है रेडिंगटन। एक बार जरा दिखाइए, ये शेयर बेचता है रेडिंगटन। एक बार जरा दिखा के, ये रेडिंगटन करीब 2% ऊपर होगा रेडिंगटन। एक बार जरा इसको चेक कर लेंगे आप सोनी, रेडिंगटन को। जी डिम्पी जी, यहाँ पे अगर हम रेडिंगटन देखेंगे तो आज बाउंस कर रहा है
और एक का उसका है रेजिस्टेंस आगे जाते हुए 198 के ऊपर, तो 198 को अगर क्रॉस करता है तो वहां पे आप 210 के रेंज में भी देख सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, उसको 198 के ऊपर आप इसको ले सकते हैं। 210 टारगेट रहेगा और एक बार क्रॉस कर जाएगा तो आप उसमें स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं 194 का, बट वेट कर क्रॉस करने का इंतजार करना। ये रहा आती हुई शेयरों पर रिंग टेप पे। मैं दो स्टॉक पे चर्चा करना चाहूँगा सोनी, आपसे ही बैक टू बैक फटाफट बताइए मुझे, क्योंकि ये दोनों शेयर ना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। पहले स्टार सीमेंट देखिए, करीब 8% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर पे शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी आप इस पे? ऑलरेडी आज 8% ऊपर हो गया है। अगर किसने ले रखे तो 200 पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए, 220 तक जा सकता है, वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और एक और शेयर देखिए ग्लोबल हेल्थ, जिसको मेदांता के नाम से हम जानते हैं, एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है, करीब 4% की मजबूती। ये शेयर भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी जी, ग्लोबल हेल्थ राइट? जी? जी, ग्लोबल हेल्थ में भी अगर हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस है 1350 1360 के पास, बट इसको होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस लेके आइए 1290 पे। 1290 पे। एक शेयर और देखिए सेहतों पर प्रशांत, हमने देखा है कि लगातार एक तेज़ी के बाद गिरावट, पहले बहुत अच्छा रिटर्न दिया। इंडिया मार्ट का पहले चार्ट दिखाइए, हमने देखा है कि अच्छा रिटर्न दिया इन्होंने, करीब 5000 के आसपास पहुंचा, वहां से लगातार गिरावट देखने को मिली। बीते 6-7 सत्रों से वापस से शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है। क्या आपको लगता है कि ये तेज़ी अभी भी जारी रहने की संभावना है, या किसी के पास है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें? प्रशांत जी मुझसे जी ओवरऑल मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस करीब है, तो प्रॉफिट एक बार बांध लेना चाहिए और फ्रेश एंट्री करनी चाहिए 2800 के ऊपर। तब तक मुझे लग रहा है एक बार क्लोजली ट्रेल कीजिए, एटलीस्ट आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो 2700 पे रख दीजिए। ये एक लॉजिकल स्टेप होगी, ताकि अगर ब्रेकआउट सस्टेन करे रेजिस्टेंस के करीब तो आप उसमें पार्टिसिपेट करो, अगर रिवर्सल आए तो आपके प्रॉफिट बुक हो जाएंगे। ओवरऑल स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2700 का होना चाहिए। फ्रेश बाय अगर करना है तो 2800 के ऊपर ही, इस लेवल पे नहीं करना हो। तो 2700 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह, 2800 के ऊपर ही नई खरीदारी की। सोनी एक शेयर और देखिए जल्दी से, हम देख रहे हैं कि लगातार करीब 20-22 सत्रों के गिरावट के बाद थोड़ी खरीदारी देखने को मिली। टाटा केमिकल, वैसे तो लॉन्ग टर्म में शेयर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन बीते कह सकते हैं कि एक महीने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है। क्या आपको लगता है यहाँ से पुलबैक रैली देखने को मिल सकती है? और जी मनीष जी, यहाँ पे ऐसे कोई अभी तक संकेत है नहीं कि पुल बैक रैली रहेगा। इनफैक्ट अभी भी वीक ही है और सेल ऑन राइज का एक व्यू यहाँ पे बन रहा है, सो स्टॉक को अवॉइड ही करना बेटर रहेगा। इनफैक्ट इसका एक बार 1020 के ऊपर जब तक नहीं नजर आता है ऊपर जाने के लिए, तब तक ये स्टॉक यहाँ पे अवॉइड करना बेटर रहेगा। 940 930 का रेंज दोबारा टेस्ट हो सकता है। ठीक है, दो शेयर एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाएं, एक तो एसआरएफ दिखाएं, साथ ही साथ कुछ और केमिकल वाले स्टॉक भी आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। एसआरएफ आज जतिन की कॉल थी, आज सुबह सुबह हमको बता के गए थे, जतिन की कॉल थी एसआरएफ की, और मेरे को लग रहा है उनके भी टारगेट तो अचीव नहीं हुए, बट ऑन द वे ही है। आप इस पर एक बार बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉसिस टारगेट अगर सुबह की प्लेट है हमारे पास जतिन केडिया के, तो एक बार जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। स्टॉप लॉस टारगेट उन्होंने दिया होगा एसआरएफ का, अगर हो तो आप एक बार ज़रूर दिखाइएगा। बट ये शेयर में मेरे को लग रहा है स्ट्रेंथ आ रही है। यस, ये रहा 2240 का आपका स्टॉप लॉस है, 2415 का टारगेट, अभी टारगेट दूर है। जतिन गोडिया की जो ट्रेड है आप इस पे बने रहिएगा। एसआरएफ मेरे को ये शेयर ठीक लगा है काफ़ी हद तक। एक बार जरा वोडाफोन आइडिया भी दिखाना आप, वोडाफोन आइडिया एक बार जरा वो शेयर भी दिखाइए। उनका भी ये दूसरा ट्रेड उनका वोडाफोन आइडिया था, और वो 18.5 का टारगेट था जितना मेरे को याद है। वोडाफोन आइडिया 18.5 का टारगेट था, अभी फ्लैट है। गौरांग सर, एक बार आपकी रिकमेंडेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट लीडर तो भारती एयरटेल है, जियो ही है, लेकिन फिर भी वोडाफोन आइडिया है सर, अभी भी सिस्टम में गुम नहीं हुआ है। शेयर के प्राइजेस आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं। सर आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे, वोडाफोन आइडिया पे? तो डिम्पी, मेरे ख्याल से बिकवाली की राय है वोडाफोन आइडिया पर, और ये काफी लंबे समय से है। 2-3 कारण है। ठीक है, आप मौजूद है, मैं भी ये भी मानता हूँ डिम्पी कि भारत जैसे देश में जहां पर इतनी बड़ी संख्या में उपभोक्ता हैं, तो ड्यूपॉली सिर्फ 2 या 3 कंपनी हो, ये उचित नहीं होगा। मेरे ख्याल से प्रतिस्पर्धा के लिए काफी कंपनी यहाँ पर होनी चाहिए, और ऐसा परिस्थिति था पहले, लेकिन फिर पता है इतिहास हमें, मैं ज्यादा विश्लेषण उसका करना नहीं चाहूंगा। अगर आप टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर क्षेत्र में, तो आपके पास पर्याप्त पूंजी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड निरंतर होता रहता है। और जो PCR परिस्थिति बैलेंस शीट की वोडाफोन आइडिया को लेकर के है,
मेरे ख्याल से थोड़ा सोच समझकर आपको यहाँ पर कामकाज करना चाहिए, निवेश करना चाहिए। मैं वोडाफोन आइडिया पर तो केवल भाव देख करके निवेश करने की राय कभी नहीं दूंगा। अगर आपको निवेश ही करना है तो मेरे ख्याल से भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज के तहत आता है, ये बेहतर कंपनी है। आप क्वालिटी बाय कीजिए, क्वांटिटी बाय मत कीजिए। ठीक है सर, डन। बहुत बहुत शुक्रिया गुरांग सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने अपने समय निकाला आपने हमारे लिए, और बहुत शुक्रिया, अच्छे से आपसे डिस्कशन हुआ आज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवांगी, आपका भी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इलेक्ट्रा ग्रीन्स के लिए आज हम आपको याद रखेंगे। आपके दोनों टारगेट अचीव हुए, बहुत ही बढ़िया, और आपने एसबीआई भी अपना कॉन्फिडेंस हाई रखवाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ें, एक दो शेयर जरा और चेक करवाते हैं। प्रशांत सर, आपने अगर ओपनिंग के बाद कोई ट्रेड देखा है क्या? कोई भी एक ट्रेड ओपनिंग के बाद जो आपने चेक किया हो, आपको ठीक लग रहा हो? जी डीपी जी, ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बेस्ड ऑन द ओपनिंग जो स्टॉक मुझे डिसेंट लग रहा है वो होगा अडानी पावर, और ये करीबन 575 पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 555 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, और ये करीबन 610 615 तक के टारगेट दिखा सकता है। ठीक है, आपको अडानी ग्रुप में से अडानी पावर आप बता रहे हैं कि आपको थोड़ा ठीक लग रहा है। एक काम और करते हैं, जरा निथिलेश पावस्कर को अपने साथ जोड़ लेते हैं और ऑप्शंस का चैंपियन आपके सामने रखते हैं। निथिलेश सर नमस्ते सर, बताइए आपने कौन सा शेयर चुना है? देखो, एनटीपीसी में लग रहा है कि आवधि चार्ट पे देखिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है। 325 का जो पुट ऑप्शन है उसको प्लस करना है। हालांकि जब मैंने दिया था तो 8 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, यहाँ से एक मोमेंटम आ चुका है, 950 के आसपास हो चुका है अभी। तो थोड़ा सा अगर डीप मिलता है 8.5 रुपए के आसपास तो ही इसमें लेना चाहिए। और स्टॉप लॉस जो मैंने पहले ही सजेस्ट किया था 5 रुपए का, तो उसको ट्रेड करके आप 7 रुपए के आसपास लेके 8.5 रुपए के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए 325 वाला पुट ऑप्शन 14 तक चल सकता है। ठीक है, ये जो टारगेट आपका 14 है और ये 8 रुपए में सर सौदा प्लस का, अभी क्या सामने का रेट क्या आ रहा है बता रहे थे आप? 325 की पुट का सामने रेट क्या आ रहा है? और 9 रुपए 50 पैसे के आसपास। 9 रुपये 50, तो वेट करना पड़ेगा सर, 1.5 रुपये तो महंगा हो जाएगा हमारे लिए। फिर ये इसका लॉट साइज भी बड़ा होगा। लॉट साइज क्या है नितेश सर इसका? इसका लॉट साइज 3000 का है। 3000 का? नहीं, फिर तो फर्क पड़ जाएगा, 5000 पे ऊपर नीचे हो जाएंगे। एक काम करो, 8 रुपये पे अपना टारगेट लगा के, 8 रुपये का बाइंग रेट लगा के रखो, मिलेगा नहीं तो छोड़ेंगे इस सौदे को। और फिर 5 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के रखो, 14 का टारगेट लगा के रखो। ठीक है सर, ठीक है ना नितेश सर? फिर जल्दी नहीं कर रहे, 8 रुपये का सौदा डाल के रखते, 8.5 का डाल दें सर कहो तो? 8.5 का कर देते। जब मैंने कॉल इनिशिएट किया था तब ये 8 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और वहां से एक मोमेंटम। कोई बात नहीं सर, अब गलती हो गई, आपको हम थोड़ा लेट कनेक्ट कर पाए। ठीक है, कोई बात नहीं सर, 8.5 का हम सौदा डाल देते हैं। यहाँ पे @8 लिखा है ना, वहाँ पे 8.5 कर दो, 5 रुपये का स्टॉप लॉस रखो, 14 रुपीज़ का टारगेट है। प्रॉफिट और लॉस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, आप इस पर ध्यान ना देना। स्टॉप लॉस रुपये आप जरा ध्यान देना, हमने 8.5 आपके लिए कर दिया है सर। नितेश सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज बताने के लिए। पुट है यानी कि थोड़ा मंदी है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ये वजह आपको। ऊपर हमने स्पॉट के प्राइस भी दिखा दिए, शेयर करीब 1.5% नीचे भी है। ठीक है राहुल सर, कोई कहीं वीकनेस आपको भी दिख रही है ज़्यादा? तो जनरली आप इंडेक्स को नोटिस करेंगे, इंडेक्स का स्ट्रक्चर, इंडेक्स एब्सोल्युटली साइडवेज रेंज में है 21400 लोअर एंड की तरफ। 21400 में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 21500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। बट विक्स जो है कॉन्स्टेंटली ऊपर चला जा रहा है, इवन दो मार्केट में कोई ग्रेट वॉलेटिलिटी नहीं है। आप नोटिस करेंगे आज भी विक्स कुछ 5-6% ऊपर है, और लास्ट फ्यू डेज में विक्स कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है। वॉलेटिलिटी है बट एक छोटे से रेंज में ही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं ये कहूंगा कि जो हमारा एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर बोलिंजर बैंड्स माना जाता है, वहां पे विक्स का वॉकिंग द बैंड शुरू हुआ है, जिसका मतलब विक्स का अभी यहाँ इस लेवल से ऊपर जाना का प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। और ये अगर निफ्टी छोटे रेंज में ही ट्रेड करता रहा और विक्स हाई जाता रहा तो फॉल जो है वो एटलीस्ट 500-600 पॉइंट का हो सकता है यहाँ से।
ओह ठीक है, इंडिया विक्स तो खैर बढ़ ही रहा है और इस वजह से आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा बाजार दबाव में भी है। 150 पॉइंट की गिरावट है इस समय निफ्टी बैंक पे और हमने आपको ये बताया था कि 45,500 के ऊपर जितना रहेगा उतना ठीक है। आप देखना चाहे तो पोजीशन लीजिए। मेरा कन्विक्शन आज हाई नहीं है, आज मैं मार्केट में प्लस नहीं करूँगा। मैं तो ट्रेड ही नहीं लूँगा आज इंडेक्स के अंदर, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आज इंडेक्स में ट्रेड करने का दिन नहीं है। और आज देखिए ऐसा नहीं कि बार बार आया नहीं 21,800 के ऊपर, आया 21,800 के ऊपर, बट कन्विक्शन हाई नहीं हो रहा है। और जो इंडिया विक्स बढ़ रहा है ना सर आपको जो बता भी रहे हैं, ये भी मेरे को उतना पसंद नहीं आ रहा कि आप छोटी रेंज में इंडिया विक्स को आप क्यों बढ़ाए जा रहे हो। 5% लगातार बढ़ ही रहा है। अच्छा एक और चीज़, इन स्पाइट ऑफ दिस कि आज HDFC चल रहा है, आज आपका HDFC ऊपर है, जबकि HDFC आपको डिस्टर्ब करके रखता है बैंक निफ्टी को, बट उसके बावजूद भी आज इंडिया बैंक निफ्टी नहीं चल रहा। आज रिलायंस 1% नीचे है, जिसने थोड़ा बहुत प्रेशर बनाया हुआ है। इन स्पाइट ऑफ दिस के आज IT कंपनीज चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऊपर नहीं है। तो टिपिकली इंडेक्स मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं वही बाजार के अंदर चल रही है। देखते हैं क्या होगा आगे, क्या किया जा सकता है। कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स हम आपके लिए लेके आए हैं, एक बार जरा स्क्रीन पर दिखाते जाइए। ये सारे के सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स वो हैं जो आज मार्केट के अंदर एक बढ़िया से मजबूती दिखाते हुए दिख रहे हैं। विप्रो करीब 2% ऊपर, स्पीड से दिखाते जाइए सारे के सारे। और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे आज हमारे टारगेट हिट हुए हैं, आपको बताया था शिवांगी शारदा ने, ठीक है। JBM ऑटो इसका एक पीयर है, वो भी आज काफ़ी बढ़िया चला। स्टार सीमेंट डंकी की चोट पे आज आपको कहा था, मनीष जी इसके गवाह हैं कि आज सारे के सारे सीमेंट कंपनीज पे ध्यान रखेगा। हमने अपनी तरफ से ACC बोला था, हमें क्या लगता है कि थोड़ा सेफ्टी रखना चाहिए, लेकिन ये बात भी खुल के बोली थी कि ग्रासिम, अल्ट्रा, स्टार ये सब भी चल सकते हैं, इंडिया ये सब भी चल सकते हैं। 9.25% ये ऊपर है। तो आज इलेक्ट्रा का पीयर JBM ऑटो, स्टार सीमेंट के अंदर, ये कुछ एक ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपको अपनी स्क्रीन पर हम लेके आए हैं। आप इसको देख रहे होंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर मेदांता के तौर पर, SRF जतिन केडिया की कॉल थी, ACC हमने आपको दिया सोनी के साथ मिलके, तो आप इस यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। एक दो शेयर में जरा और भी आपको नोटिस करवाता हूँ जहाँ पर आज थोड़ा मोमेंटम काफ़ी फास्ट है, और ये आपको शरद ने भी उसे नोटिस करवाया होगा। एक बार लेके आइए जरा, गोडफ्रे फिलिप्स 4% ऊपर है। जोमेटो इसके अंदर डालते जाइए। जोमेटो राहुल सर ने कॉल दिया था आपको, ओपनिंग का टारगेट हिट हुआ था। जोमेटो बकायदा ऊपर है, ठीक। आरती इंडस्ट्रीज पे सोनी ने आपको एक कॉल दी थी, वो ऊपर है। औरबिंदो फार्मा के नंबर अच्छे आए थे, आज चलेगा, 1000 के ऊपर टिकेगा। हमने अर्निंग्स में डिस्कस किया था सुबह, वो आज ऊपर है, डेज हाई पे चल रहा है। ग्रैनुलस आपको ध्यान होगा, 1-2 दिन पहले हमारे जिक्र हुआ था, मेहमान ने हमको दिया था ग्रैनुलस इंडिया, और ये भी शेयर चला था। इसके अलावा LIC पे गौरांग सर ने अपना एक व्यू पॉइंट दिया। डॉक्टर रेड्डीज, प्रशांत सावंत ने जिस दिन 6000 के ऊपर आया था ना, आपको बताया था कि ये शेयर जाएगा 6500 की तरफ, और ये उसी तरफ कूच भी कर रखा है इसने। 6300 का भाव ऑलमोस्ट हम इसका देख भी चुके हैं, और वापस से आज 6300 का रेट है। आज सुबह मनीष जी ने आपको सारे राणे ग्रुप के शेयर्स के बारे में डिस्कस करके बताया था कि वो सभी के सभी चल रहे हैं। खासकर होल्डिंग्स पे सोनी पटनायक ने आपको रिकमेंडेशन दी थी। मेरे सहयोगी अभिषेक ने इसकी पूरी रिसर्च भी कर ली कि राणे ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है, क्यों शेयर चल रहे हैं। एक बार जरा उनके पास चलते हैं और जरा पता भी कर लेते हैं। अभिषेक बताएं राणे होल्डिंग्स या राणे ग्रुप के बारे में। जी डिम्पी, जैसा कि नाम से जाहिर है, राणे मद्रास, राणे इंजन, राणे ब्रेक, ये तीनों ही कंपनीज ऑटो इंसलरी कंपनीज हैं, ऑटो कंपोनेंट के कारोबार में हैं, और यही दरअसल ज़रूरत थी विलय करने की। तो राणे मद्रास में राणे इंजन और राणे ब्रेक का विलय होगा। राणे ब्रेक वाली कंपनी है, राणे इंजन वॉल्व वाली कंपनी है। राणे मद्रास की बात करें तो स्टीयरिंग से जुड़ी ये प्रोडक्ट बनाती है, चेन्नई बेस्ड ग्रुप है, और यही ज़रूरत पड़ी कि सारे के सारे कारोबार को एक लिस्टेड एंटिटी के तहत लाया जाए, और जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है अभी राणे ग्रुप का, उसको थोड़ा सा सरल बनाया जाए। यही मोटिव भी है, और ग्रुप के चेयरमैन ने कहा है कि इसके जरिए शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ाने पर कंपनी फोकस करेगी। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस मर्जर के लिए मंजूरी दे दी है। दोनों कंपनीज के बोर्ड की अलग अलग बैठक हुई शुक्रवार को, और उन्होंने इस मर्जर के लिए मंजूरी दे दी है। लेकिन इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर्स, ये भी दोनों के दोनों एक्सचेंज, जो क्रेडिटर्स हैं, इसके अलावा NCLT, इसकी मंजूरी जरूरी होगी, और इसमें तकरीबन 9 से 12 महीने के आसपास का समय लग जाएगा। एक और चीज़ की रीऑर्गेनाइजेशन में अगर राणे ब्रेक के जो शेयरधारक हैं उनको कितने शेयर मिलेंगे राणे मद्रास के, तो 20 शेयरों के बदले राणे मद्रास के 21 शेयर मिलेंगे। वहीं राणे इंजन के जो शेयरधारक हैं उनको
20 शेयरों के बदले रानी मद्रास के करीब 9 शेयर मिलेंगे और वैल्यूअर्स जो नियुक्त किए गए थे उनकी सिफारिशों के आधार पर ये इंटाइटलमेंट रेशियो ये तय किया गया है। और मकसद यही है कि जितनी भी ग्रुप कंपनी जो लिस्टेड हैं जो सेम स्पेस में हैं उनको एक छत के नीचे लाया जाए। विलय के बाद जो कंबाइंड टर्नओवर है वो तकरीबन 3,373 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है, काफी ज्यादा वो बढ़ जाएगी। और मर्जर के बाद जो प्रमोटर होल्डिंग अभी करीब 72.5% के आसपास का है, ये घट के 70% के आसपास की हो जाएगी, यानी कि करीब 2% के आसपास की कमी हो जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सरल हो जाएगा और शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, और इसका दावा कंपनी भी कर रही है। तो सीधे तौर पे ये पूरी खबर जो है अभिषेक ने बनाया। अभिषेक, शुक्रिया आपका, और बेहद शुक्रिया कि आपने बेहद कम समय में जो है ना ये पूरी खबर हमें बता के जो हमें तमाम दर्शकों को आपने बताई फटाफट तैयारी करके कि ये क्या है पूरी खबर, किस वजह से इन तमाम शेयरों में आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। शुक्रिया अभिषेक। सीधे तौर पर कुछ स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में। जाइडस लाइफ देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है, करीब 5.5% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। सोनी, क्या राय होगी आपकी जाइडस लाइफ पे? जी, जाइडस लाइफ जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एक बार 830 840 के रेंज में जा सकता है, अभी उसको क्रॉस कर रहा है 850 और काफी अच्छे से यहाँ पे अभी पोजीशंस फ्रेश बन रहे हैं यानी कि लॉन्ग के साइड में। सो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए अपने कॉस्ट के ऊपर, एंड टारगेट यहाँ पे डेफिनेटली एक्सटेंड हो रहा है जैसे जैसे लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस बनते जा रहे हैं फ्रेश। सो एक और यहाँ पे जैसे कॉल अनवाइंडिंग हो रही है टुवर्ड्स 860 880 के कॉल में, सो वहां तक एक बार टेस्ट कर सकता है। सो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए अपने कॉस्ट के ऊपर, पार्शियल प्रॉफिट भी इनफैक्ट यहाँ पे ले लेना चाहिए, और 860 880 के रेंज में आप यहाँ पे एक बार फाइनल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 8 के आसपास आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। एक शेयर देखिए, हालांकि रिटेल इतने हेवी वेट शेयर में ट्रेड नहीं करते, लेकिन फिर मैं चर्चा करूंगा। एमआरएफ को दिखाइए, शानदार मजबूती देखने को मिल रही है, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचता जा रहा है। जैसे जैसे मैं चर्चा कर रहा हूँ शेयर में और अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। राहुल, किसी को कोई कॉल खरीदनी हो, अगर आपको तेजी लगती है यहाँ से, तो कोई कॉल आप इसमें सजेस्ट कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, तो एक्चुअली नेकेड कॉल्स का स्ट्रक्चर हम नहीं फॉलो करते हैं, तो अगर एक हेज्ड बुल कॉल लेना चाहेंगे, पहले मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा वेट करने के लिए और इमीडिएटली नहीं एंटर करने के लिए, क्योंकि 1,41,600 से एक सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस पॉइंट आ रहा है। 1,41,600 से लेके 1,44,820 तक ये सेल जोन है। इसके ऊपर एक स्प्रेड ले सकते हैं जहां पे 145 का कॉल बाय कर सकते हैं और 146 दैट इज 1,46,000 का कॉल बेच सकते हैं अगर लिक्विडिटी हुआ तो सीधे तौर पे ये राय आते हुए हमारे पे डिम्पी, एमआरएफ को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी बोलिए। एमआरएफ को लेके बाजार में तो कुछ हो नहीं रहा है। सर, इस पे कोई ट्रेड नहीं है, मैं तो इसको देख भी नहीं पाता हूँ। नहीं, मैं इसको देख भी पाता हूँ, एक्चुअली देखना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली है पोर्टफोलियो का शेयर। आप इसको वैसे ना समझिए कि इसके अंदर ट्रेड करना और आपको 1,40,000 का ये शेयर है तो मैं उसके अंदर ट्रेडिंग करूं। आप इसको पोर्टफोलियो के हिसाब से बना के रखिए, और मेरे को लग रहा है एक ही शेयर काफ़ी होगा पोर्टफोलियो के अंदर। अगर आपका एक 5 लाख तक का पोर्टफोलियो है या 8 लाख तक का पोर्टफोलियो है तो उसमें से एक शेयर भी इसका काम कर सकता है, और ये स्विंग काफ़ी अच्छे देता है। आप इसका ना 52 वीक भी देखिए, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि साल में इसने कितने पैसे दिए। अगर आपको साल दर साल इसका चेक करो, क्वार्टर टू क्वार्टर इसका चेक करो, अगर आपको लग रहा है कि शेयर आपके हक में है, क्वार्टरली नंबर्स अच्छे दे रहा है, रिटर्न आपको अच्छे दे रहा है, तो फिर ज़रूर उसको पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। एपीजे सुरेंद्र पार्क की लिस्टिंग की तस्वीरें हमने विंडो में डाल दी हैं। 10 बजे आप इसकी लिस्टिंग की बेल देखेंगे और हम आपको वहाँ भी लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें शेयर करीब 20% का प्रीमियम आपको दे रहा है। होटल से जुड़ी हुई कंपनी है और ये पार्क के नाम से आपको मिलेंगे, तो पार्क होटल्स के नाम से, तो ये पार्क होटल्स बकायदा लिखा है ये। हाँ, तो 20% के प्रीमियम पे आपको दे रहा है। फिलहाल तो जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो एक्सचेंजेस पे हो रही हैं। आशीष चौहान को आप देख पा रहे होंगे एनएससी के, और ये तस्वीरें जैसी होगा हम आपके सामने आएंगे। खैर, जल्दी से एक काम करते हैं, दर्शकों के भी ना बहुत सारे सवाल हैं, मेरे मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष्मान उनको हम 10-10 पे जोड़ेंगे, लेकिन पहले ज़रा फटाफट से उनके सवाल ले लेते हैं। एनएचपीसी क्या करना चाहिए, एक बार रिकमेंडेशन दीजिए राहुल सर, स्पीड से बताते जाइएगा। एनएचपीसी क्या करें? NHPC, if I heard that correctly, yes? Yes. NHPC करंट लेवल का बाय नहीं है। एक्चुअली एक बोलिंजर बैंड के ऊपर से जो फॉर्मेशन बना है कैंडलस्टिक्स का, वो बेहतरीन नहीं है।
बाई लेवल आ रहा है, हालांकि 86 पे बाई लेवल है, 89 पे करंट मार्केट प्राइस है, अभी भी एक 5% 4% रुकना पड़ेगा, 86 पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा पोजिशनल होगा, 80 का स्टॉप लॉस होगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा, और टारगेट भी बड़ा है 92 का, तो पोजिशनली इसको प्ले कर सकते हैं एनएचपीसी 86 पे। ठीक है, प्रशांत सर एक बार जरा एनएचपीसी पे हमको पता लग गया, आप एनबीसीसी चेक करो, एनबीसीसी जरा स्पीड से बताते जाइएगा सर, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो डिम्पी जी यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट जो है वो करीबन 130 पे 130, तो मेरी फिलहाल सिर्फ राय होगी जिनके पास पोजीशन है वो 130 के स्टॉप लॉस से ट्रेल करें स्पॉट क्लोजिंग। अगर ये क्लोज हो जाए तो एक बार प्रॉफिट बांध के बाहर हो जाए, मैं फ्रेश बाइंग इस लेवल पे रेकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है सोनी, एक बार जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज पे अपना व्यू देना। धीरज सोलंकी का सवाल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू पॉइंट चाहिए। कि रिलायंस अगर पोजिशनली देखेंगे तो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है, 2850 पे एक इमीडिएट सपोर्ट है, 2850 के नीचे 2800, सो मल्टीपल सपोर्ट्स बने हुए हैं। यहाँ पे आज थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है जो कि ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं था, मेरे ख्याल से एक ब्रेकआउट देने वाला था 2950 के ऊपर, बट अभी अगर आपको डिप मिलता है टुवर्ड्स 2850 तब वहां पे बाई कीजिए, 2800 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, दोबारा 2950 पे अगर ब्रेकआउट आता है तो उसके ऊपर आपका एक पोजिशनल बेसिस पे 3000 3050 के रेंज पे जा सकता है, बट ये पोजिशनल प्ले रहेगा, सो डेफिनेटली होल्ड कीजिए 2800 स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, बंधन बैंक एक बार प्रशांत आप चेक करेंगे, बंधन बैंक इस पे क्या कर रहे हैं? तो डिम्पी जी यहाँ पे क्लियर कट स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन आ चुका है, और इसका पहले भी इसका जो 220 का सपोर्ट है वो टूटा था, अब ये 210 को तोड़ के 200 के करीब जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें से एग्जिट हो जाइए, या एक लास्ट रिसोर्ट के हिसाब से जिनके पास भी स्टॉक हो वो 198 ये स्टॉप लॉस रखिए, बट इसको रिस्पेक्ट कीजिए, अगर ये ब्रेक हो रहा है तो एग्जिट कर दीजिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत नेगेटिव है, और ये ऐसे वक्त में नेगेटिव है जब मार्केट ने आउट परफॉर्म किया हुआ था, तो मुझे लग रहा है इसमें बहुत सीवियर डैमेज है, एग्जिट करना कह रहा हूँ रोके एक पर जरा। पीसीआर तुरंत सुरेंद्र पाक के जो लिस्टिंग है वहाँ की तस्वीरें दिखाई, और आप वेट मत कीजिए एंकर की कि एंकर आके बोलेगा, तस्वीरें लेके आइए ना सामने, वही तो तस्वीरें सबसे काम की चीज़ है। आप वेट कर रहे हैं कि एंकर बोलेगा उसके बाद हम तस्वीरें लाएंगे। 17% ऊपर है ये शेयर, करीब 20% के प्रीमियम के साथ ये आज आपको टिक्स दिखा रहा था, अभी 17% ये शेयर ऊपर आके काम कर रहा है। ये आप टॉप मैनेजमेंट को देख पा रहे हैं इस समय, और इसके बारे में आई थिंक अभिषेक ने आपको काफ़ी अच्छे से गाइड भी किया होगा, और ये बताया भी था कि ये अच्छा आपको लिस्टिंग गेन दे सकता है। अभिषेक अभी आपको जुड़ जाएंगे 10:30 बजे के बाद, और एक बार कोशिश कर लेंगे, या वो उनसे आपको फिर से पता करवा देंगे कि क्या इसमें लिस्टिंग गेन के साथ साथ कुछ और गेंस भी मिलेंगे। अगर वो रहेंगे आगे तो गेंस के साथ आप टिके भी रहेगा। ये तस्वीरें इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बेहतरीन तस्वीरें मैनेजमेंट के साथ, और इसमें आशीष चौहान एनएससी के चेयरपर्सन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और 16% का लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। बंधन बैंक पे प्रशांत सर एक बार अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं जरा स्पीड से आगे बढ़ूंगा। जी डिम्पी जी, स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हो गया है, और एक लास्ट रिसोर्ट के हिसाब से स्ट्रिक्ट सिस्टम में 198 का स्टॉप लॉस रखिए अगर पोजीशन है, और अगर ये टच हो रहा है तो एग्जिट कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि अगर 198 ब्रेक हो तो इसका नेक्स्ट लेवल जो आ रहा है वो स्ट्रेट 182 आ रहा है, तो मेरे हिसाब से 198 एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, सॉरी आई मीन ये स्टॉप लॉस होगा, और ये अगर ब्रेक हो जाए आपको एग्जिट करना होगा। बिल्कुल भी बाय मत कीजिए, मेजर डैमेज है तो अवॉइड कीजिए। ठीक है, जुबलेंट फूडवर्क पे सोनी एक बार अपनी रिकमेंडेशन दे दीजिए, आपने सुबह ट्रेड दिया था, काफ़ी सारे लोग उसके बारे में पता करना चाह रहे हैं। जुबलेंट फूडवर्क जरा जल्दी से बता दीजिए, फिर विश्वमोहन वेट कर रहे हैं। जी जुबिलेंट फूडवर्क पे अभी भी सेम ही व्यू है, 470 का जो स्टॉप लॉस मेंशन किया था वहीं पे आपको होल्ड करना है, एंड एक बार 485 के लेवल पे अगर आज क्रॉस करता है तो वहां से एक अच्छे पुल बैक की कंफर्मेशन रहेगी, सो 520 तक जा सकता है। 470 स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा हम आपके सवाल अभी नहीं ले पा रहे, लेकिन 10:30 बजे